हेलो क्लास 8 के विद्यार्थीगण, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। तो चलिए शुरुआत की जाए। हेडिंग दे दीजिए लाइट, और मैंने पहले से लिख लिया है ताकि आपको आपका समय बच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लाइट अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले लाइट का डिफिनीशन जानना ज़रूरी है ना। और कौन सा डिफिनीशन जो आराम से समझ में आ जाए, तो चलो उसको कर लेते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक ऊर्जा का रूप है। कैसा ऊर्जा का रूप है? आपने देखा होगा पेड़ पौधे भोजन बना लेते हैं इसी एनर्जी का यूज करके, सन एनर्जी से, मतलब सन के द्वारा दिया हुआ एनर्जी से। तो सन कौन सा एनर्जी देता है? लाइट एनर्जी देता है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक रूप है विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। लेकिन इसका एक और काम है, और वो जो प्रमुख काम है वो ये है कि ये हमें देखने की संवेदना देता है। मतलब अगर ये नहीं रहेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। देखने के लिए तीन चीज़ों की जो आवश्यकता होती है। पहला, आँख होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप देखना चाहते हो। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो दिखाई क्या देगा? ठीक है, तो इनमें से कोई एक भी गायब हो जाएगा ना तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक रूप है ना। इसीलिए तो ट्रैवल कर रहा है। एनर्जी का फॉर्म नहीं होगा, ट्रैवल नहीं करेगा, है ना। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन, और ये हमें देखने की संवेदना देता है। लेकिन ये डिफिनीशन मतलब आगे जाकर के उतना रिलीएबल नहीं होता है, सही नहीं होता है। तो आगे क्या हम पढ़ेंगे, इसको एक और तरीके से समझते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक वेव है, वेव है। क्या आपने पानी में कभी कंकड़ डाला है? तो बोले डाला है। क्या वो ऐसे ऐसे किया है? इस तरीके से किया है ना। तो जस्ट वही वेव यहाँ पर भी होता है। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, वेव जो है वो ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है। ठीक है, यही वेव है। कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि विच हैजंट नीड ए मटेरियल मीडियम टू मूव। इसको एक मीडियम की जरूरत नहीं है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, है ना। बोले सबूत क्या इसका है? बोले सबूत है, सन कहाँ पे है? बहुत ऊपर, और अर्थ तक आने में बीच में उसको स्पेस मिलता होगा जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी वो मूव कर लेता है। बोलो यस और नॉट, है ना। यहाँ से 1000 किलोमीटर ऊपर तक ही एटमॉस्फेयर है, उसके बाद तो गायब है, उसके बाद तो स्पेस है, फिर भी वहाँ से लाइट जो है वो पहुँच जा रहा है सन से कहाँ पर? अर्थ के पास। इसका मतलब यही हुआ कि मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम कौन? मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम कौन? तीन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों मीडियम के नहीं रहते हुए भी सनलाइट कहाँ से? आकाश से, मतलब जहाँ से भी उसका सोर्स है वहाँ से कहाँ पे पहुँच जा रहा है? अर्थ के पास पहुँच जा रहा है। तो ये डिफिनीशन थोड़ा ज़्यादा बेटर है इसके मुकाबले जो फर्स्ट आपने लिखा है। तो दोनों को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वेव तो हमने पढ़ा नहीं है उतना, तो थोड़ी सी बातें वेव के बारे में। वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है। किसमें भी डिस्टर्बेंस है? मीडियम में। मीडियम शांत है। देखो हवा है, मतलब आगे मेरी हवा है, शांत है। जैसे ही यहाँ से वेव जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना तो एक वेव निकल रहा है, बट दिस इज नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो वेव जो भी होगा, जैसे ही वो मीडियम में जाएगा वहां पर डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। रीजन क्या है? एनर्जी है। अरे हम ऐसे खड़ा हैं, आप पीछे से एक मुक्का मार दिया हमारा में डिस्टर्बेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा डिस्टर्बेंस। आप खड़े हैं, पीछे से कोई धक्का मार दिया, डिस्टर्बेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जैसे ही कोई सोर्स ऑफ एनर्जी आएगा आपके पास, आपके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से मीडियम बड़ा शांत है पहले से, बिकॉज कोई एनर्जी नहीं है। जैसे ही आपने बोलना चालू किया, एक वेव इसके अंदर गया। वेव क्या है? एनर्जी है। एनर्जी से क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। लॉजिकल है भैया, समझ में आ गया होगा। तो वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है मीडियम में, है ना। और इसका मेन काम क्या है? ये ट्रांसफर करता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह। यानी वेव अगर नहीं रहेगा तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही नहीं होगा। जैसे हमको एक जगह से दूसरे जगह वाटर को पहुंचाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मतलब? क्या? ऊंचाई की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि नहर में जो वाटर होता है वो किधर की तरफ स्लाइड करता है, किधर की तरफ फ्लो करता है? वो फ्लो करता है ऊंचा से नीचा। पहाड़ों से नदियों का पानी नीचे की तरफ आता है। ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर जाने लगेगा। ऐसा होने लगेगा तो मतलब अफवाह फैलाई, भूत है, भूत है, क्या है, मतलब लॉजिकल नहीं है वो। लेकिन आपने देखा होगा कि वर्षा का पानी आपके गांव में भी, आपका गांव ऊपर होता है तो वहां से वो फ्रॉम द नली, नाला जो भी, उसके थ्रू वो कहाँ जाता है? गांव के बाहर। क्यों जा पाता है? बिकॉज ढलाव है आपके गांव से बाहर की तरफ,
ठीक है। तो वो ढलाव का काम करता है कौन? वेव। एक ढलाव देता है, ढलाव देता है ऊपर नीचे, एक डिस्टर्बेंस देता है ताकि एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ेंगे, ये पार्टिकल है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, आगे जाएगा, टकराएगा, एनर्जी देगा, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, जाएगा, देगा, आ जाएगा वापस। बट एनर्जी तो ट्रांसफर किया इसने, नहीं समझे? 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ, मैंने इसको 20 जूल दिया एनर्जी, या मैंने इसको 20 पेन दिया, एक पेन इसने रख लिया, 19 पेन उसको अगले वाले को दे दिया, तो ट्रांसफर तो हो रहा है ना पेन। वो अलग बात है कि जैसे जैसे वो आगे जाएगा एनर्जी की मात्रा कम होते जाएगी। ठीक है। मटेरियल मीडियम कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस बता दिया गया है। ये देखिए वेव है, यहां से शुरू हुआ ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये वेव है पूरा। ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट लाइन से, ये मीन पोजीशन कहलाता है। ये ऊपर वाला जो पोजीशन है वो एक्सट्रीम कहलाता है। यहां से लेकर यहां तक ये जो हाइट आपको दिख रहा है इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, आप लिख सकते हैं। ठीक है। और वेवलेंथ कहां से कहां तक है? यहां से लेकर के यहां तक। दिस इज वेवलेंथ, समझ में आ गया? दिस इज वेवलेंथ। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम कर रहा होगा। वेवलेंथ कहां से कहां तक है? एक वेव पूरा यहां से गया, ऊपर से नीचे आया, फिर यहां से ऐसे गया, तो यहां से लेकर यहां तक ये वेव एक वेव है, या यहां से लेकर यहां तक एक वेव है, या यहां से लेकर के यहां तक एक वेव है। तो ये कोई भी आप एक वेव मान लेना, और उस पूरे वेव का लेंथ होता है वेवलेंथ। नाम में ही लेंथ जुड़ा हुआ है तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। समझ में आ गया? दिस इज वेवलेंथ, एक पूरे वेव का लेंथ। ठीक। अब मैं कुछ बातें जो आपको आगे जाननी ही है, लेकिन बेसिक बातें है ना, वेव से जुड़ा हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं कि लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें किसी के पास ज़्यादा एनर्जी होता है, किसी के पास कम एनर्जी होता है। जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव्स उसमें एक प्रकार है। रेडियो वेव्स की खासियत क्या है कि इसका वेवलेंथ क्या होता है? सबसे लंबा, बहुत बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे जा रहा है ना। यूज क्या है इसका? ट्रांसमिट करना, डाटा को आसानी से कर लेगा, लंबी छलांग लगा रहा है ना। तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, है ना। इसका वेवलेंथ कितना होता है? 10⁻³ मीटर। पॉजिटिव में यही एक है मात्र। उसके बाद आगे आ जाइए माइक्रोवेव्स, जो रेडियो वेव से क्या है? छोटा है। देखिए माइक्रोवेव इज स्मॉलर देन रेडियो वेव्स वेवलेंथ के हिसाब से, और इसका यूज क्या है? वेदर प्रिडिक्शन करना, मेन काम इसका ये वेदर प्रिडिक्ट कर लेता है, और उसकी सहायता मतलब साइंटिस्ट लोग करते हैं किसका? माइक्रोवेव का यूज करते हैं। इसका वेवलेंथ कितना है? 10⁻² मीटर। चलिए अब जानते हैं विजिबल लाइट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हम प्रकार जान रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है लाइट, है ना, कहीं कहीं पार्टिकल की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि सन से लाइट हमारे अर्थ तक आता है, बीच में वैक्यूम आता है, वैक्यूम्स के थ्रू अगर वो आ रहा है अर्थ पे, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बहुत सारा प्रकार होता है, जैसे मैंने आपको रेडियो वेव्स बतलाया था। ठीक है। रेडियो वेव्स वही होते हैं जो लाइव मैच कराते हैं हमारे लिए। ठीक है। तो 380 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है। ये क्या साइन है? ये किसका साइन है? वेवलेंथ का। वेवलेंथ आप जानते होंगे शायद, कंफर्म जानते होंगे शायद, क्या? ठीक है। तो 380 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर, यानी ये 1 मीटर से बहुत छोटा है। माइनस का मतलब छोटा, बहुत छोटा। ठीक है। ह्यूमन आई जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है जैसे ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड करता है। ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ है उसको सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ वो नहीं सुन सकता, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ वो नहीं सुन सकता है। एक एडल्ट की बात मैं कर रहा हूँ। तो जैसे ह्यूमन ईयर का एक रेंज भगवान ने डिसाइड कर दिया है, उसी तरीके से ह्यूमन आई का भी एक रेंज डिसाइड किया गया है, और वो कुछ इस प्रकार से होता है। वो है लगभग 380 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक। तो थोड़ा सा और ज़्यादा दे दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया है। अगर कोई लाइट ऐसा होता जिसका 700 से भी ऊपर होता, 750 से नीचे होता, उसको भी हम देख लेते। ठीक है। समझ में आया?
विजिबल लाइट जो आपको लाइट दिखता है, जैसे रेड आपको दिखता है शाम के समय, सन का लाइट नहीं, सन ही रेड दिखता है। क्यों दिख रहा है रेड? वो क्योंकि वो विजिबल है ना। तो ह्यूमन आई का ये रेंज हो गया, ठीक। रेड कलर जो होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो 625 से 750 नैनोमीटर तक होता है। और ये जो होता है ये वेरी करता है थोड़ा सा सोर्सेस के ऊपर, है ना, कौन सा सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है रेड लाइट को, है ना। लेकिन ये रेंज होता है रेड का। देखो इसका हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, 750 तक। तो ह्यूमन आई कहाँ तक पकड़ ले रहा है, 750 तक, ठीक है। ऐसे विजिबल लाइट का रेंज यहीं तक बताया गया है 700 तक, लेकिन आप समझ लो रेड 750 तक जा सकता है, ठीक। वायोलेट जो होता है, अब सिंपल सी बात है, वायोलेट कम से कम कितना, 380 नैनोमीटर तक, क्योंकि सबसे ह्यूमन आई का लोएस्ट जो रेंज है वेवलेंथ का वो कितना है, 380 नैनोमीटर है। तो 380 नैनोमीटर से लेकर के 450 नैनोमीटर तक हो सकता है ना। ये भी सोर्सेज पे डिपेंड करता है, ये वैरी करता है। तो मेनली आपको याद करना है इसमें 625 या 750 याद कर लीजिए हाईएस्ट वाला, और इसमें लोएस्ट वाला याद कर लीजिए, लगभग अबाउट में। समझ में आया? हम वेव्स को नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ वेव्स को देख सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख सकते हैं। उनमें एक प्रकार जो है वो है विजिबल लाइट। नाम पड़ गया विजिबल लाइट, क्योंकि विजिबल हैं, दिख जाते हैं। उनका वेवलेंथ डिसाइड कर दिया गया कि भाई 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक उसका वेवलेंथ होगा। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर, मतलब बहुत कम, ठीक। ह्यूमन आई का रेंज बता दिया गया 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, जो इनको कवर कर लेता है, तो हमें दिखाई दे देता है। रेड और वायलेट का अलग अलग मैंने डाटा दे दिया है। रेड का हाईएस्ट वाला याद करिए, वायलेट का नीचे वाला याद करिए। 750 रेड का हो गया, वायलेट 380 नैनोमीटर के आसपास। समझ में इतना आ गया? तो इसीलिए रंग हमें दिख जाते हैं, और बाकी वेव्स, रेडियो वेव्स, है ना, एक्स रेज, अल्ट्रा वायोलेट रेज नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो हमारे रेंज से बाहर हैं, ठीक। समझ में आ गई बात? चलिए अब बेसिक डिफिनीशंस को जानते हैं और उस पर काम करते हैं। तो उसमें सबसे पहला चीज़ जो सीखना है आपको, वो सीखना है कि रे क्या होता है। ये वो रे नहीं है जो गांव में बोलते हैं काहे रे, तुम रे, हम रे, ऐसा वाला नहीं। या वो रे का हिंदी बड़ा इंटरेस्टिंग है। रे को हिंदी में कहते हैं किरण। ये शाहरुख खान वाला नहीं है किरण, किरण नहीं, किरण। रे का डिफिनीशन क्या होगा? रे क्या होता है? रे का यूज कहाँ पे होता है बताइए? तो हम बोल देंगे, मतलब यूज कहाँ पे होता है ये तो बाद में जानेंगे, सबसे पहले समझते हैं। रे का यूज मेनली डायग्राम बनाने में होता है। रे का डेफिनेशन क्या होता है? तो द न लगाते हैं, आराम से लिख लेते हैं कि डिफिनेशन अच्छा सा, पाथ ऑफ लाइट। ये क्या बतलाता है? लाइट के पाथ को। किसके साथ? विथ डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन भी दिया रहता है। बोलिएगा, समझ में ऐसे नहीं आ रहा है, पिक्चर बनाइए। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिगर बनाता हूँ, फिगर 98.3 FM, कुछ भी डाल देंगे, ये तो नाम अपना है, ऐसा ये हो गया। और मैथ्स में भी रे ऐसा ही होता है, तो समझने में आसानी होगी आपको, ठीक है। मैथ्स में भी ऐसा ही आपने रे पढ़ा होगा। तो 98.3 FM का पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये रे हो गया। रे के बड़े भैया हैं, रे के बड़े भैया हैं जिनको कहा जाता है पेंसिल, ठीक है ना। और पेंसिल के बड़े भैया हैं छोटा भीम, यानी बीम। रे के बड़े भैया पेंसिल, पेंसिल के बड़े भैया बीम। बोलोगे पेंसिल कौन? वही जिससे हम लिखते हैं? बिल्कुल नहीं। पेंसिल किसे कहा जाता है? नैरो कलेक्शन ऑफ रेज। जब बहुत सारे रेज में नहीं मिलते हैं, या कह सकते हैं जब बहुत सारे रेज मिलते हैं लेकिन वो एकदम आसपास होते हैं, नैरो होते हैं, है ना, नज़दीक होते हैं, तो कलेक्शन ज़्यादा भी नहीं होगा, बट नैरो जब रहेगा तब उसे हम क्या बोल देंगे? पेंसिल। लेकिन जब एक लार्ज कलेक्शन होगा,
तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीम। ठीक है, और बीम को ही बांटा गया है 3 भागों में। एक होता है कन्वर्जेंट और एक होता है आपका डाइवर्जेंट और एक आपका होता है पैरेलल। ठीक, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल। हिंदी जानने की कोशिश न करेंगे क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तत्काल हम इंग्लिश पर ही कंसंट्रेट करते हैं। ठीक, तो ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, इसका उपयोग आगे जाकर के है। मैं बेसिक बता देता हूँ, डिफिनीशन पे ना जाकर के हम सिर्फ फिगर से समझते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्जेंट को समझते हैं। इसका डिफिनीशन हम खुद भी तैयार कर सकते हैं। ये क्या है, बीम का टाइप है, तो क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ बीम इन विच ऑल रेज कन्वर्जेस टू ए पॉइंट। ऑल रेज कन्वर्जेस टू ए पॉइंट, एक बिंदु पे जाके मिलता है, उस बिंदु का नाम क्या है, ओ। क्या और दे सकते हैं, बिल्कुल ABCD आपके पास है। तो ये कन्वर्जेंट हो गया। कन्वर्जेंट में मैंने क्या बोला, ऑल द रेज आर कन्वर्जेस टू ए पॉइंट, तो कन्वर्जेंट बना है कन्वर्जेस से, कन्वर्जेंट बना है कन्वर्जेस से, और कन्वर्जेस का मतलब क्या होता है, मिलना, एक बिंदु पर मिलना, मिल जाते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब क्या हो गया, एक बिंदु से रेज जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो डाइवर्जेंट किससे बना है, डाइवर्जेस से, और डाइवर्जेस का मतलब क्या होता है, फैलना, दैट्स। अलग अलग रेज एक बिंदु पे मिलेंगी, कन्वर्जेस, एक बिंदु से फैल जाएंगी, डाइवर्जेस। और पैरेलल तो सुना ही होगा आपने, पैरेलल किसे कहेंगे, जिसमें हर एक रेज क्या होगा, पैरेलल होगा। ए टाइप ऑफ बीम इन विच ऑल रेज आर पैरेलल, ए टाइप ऑफ बीम इन विच ऑल रेज कन्वर्जेस टू ए पॉइंट, ए टाइप ऑफ बीम इन विच ऑल द रेज डाइवर्जेस फ्रॉम ए पॉइंट। ऐसे डिफाइन तैयार कर सकते हैं। लिखने का मन होगा पॉज करके वीडियो धीरे धीरे आप लिख सकते हैं फिगर के साथ। पैरेलल रेज यही हो गया, एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल का मतलब जो डिस्टेंस होगा हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पे h है तो यहाँ पर भी h होगा, यानी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है। लेकिन एक जो दिलचस्प बात है फिजिक्स में वो ये है कि जो पैरेलल रेज होती हैं, ऐसा माना जाता है कि वो जाकर के एक ऐसा बिंदु है जो हमें पता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो पता नहीं है उसे क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी, अनंत। तो उस जगह पर जाकर के मिलती हैं। ठीक, तो कोई भी दूर वाली वस्तु जो होती है ना, वहाँ से अगर रेज को लाना होता है तो हम पैरेलल रेज से ही शो करते हैं। जैसे सनलाइट, स्टारलाइट, मूनलाइट, ये सब दूर से आ रही किरणें होती हैं, तो इनको दिखाने के लिए हम लोग पैरेलल लाइंस का यूज करते हैं। ठीक, सन से आ रही किरणों का यूज कैसे, पैरेलल लाइन से। इन्फिनिटी से आ रही कोई इन्फिनिटी पे है, पता नहीं है कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, उसको कैसे दिखाएंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कहाँ पे जाके मीट करेंगी, तो इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से आ रही रेज के कैसे पता चलेंगी, तो भैया पैरेलल से आ रही होंगी, समझ जाएंगे कि इन्फिनिटी से आ रहा है। कितना आसान है समझना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये प्रकार हो गया रेज का। अब कुछ बातें जो हम ऑलरेडी जानते हैं, पहले 7 क्लास में भी बताया गया होगा, लेकिन इसमें भी जानना थोड़ी सी मतलब मुझे लगता है ज़रूरत है, कुछ बातें एक्स्ट्रा जाननी। वो क्या है उस पर बात करते हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नाम तो सुना ही हो गया, ठीक है ना। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं बताइए। दोज है ना, emit lights, those which emit light, which emits light, है ना। वे जो emits का मतलब क्या होता है, emit का मतलब क्या होता है, निकालना, जो खुद से प्रकाश खुद जनरेट करते हैं और खुद से निकालते हैं, क्या बोले जाता है, ल्यूमिनियस कहा जाता है। ठीक है, जिनके पास स्वयं का
प्रकाश होता है, आप ये बोल सकते हो, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इनके जुड़वा भैया नॉन ल्यूमिनियस क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, अपोजिट टू ल्यूमिनियस, है ना। ल्यूमिनियस क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं खुद से। नॉन ल्यूमिनियस क्या करते हैं, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। अगर ये चमकते हैं तो दूसरे के लाइट से चमकते हैं, जैसे मून लाइट, है ना। मून लाइट देखा होगा, रातों में आता है आकाश से, चंदा मामा दूर के, और कैसे कैसे तो सुना करके पहले खाना खिलाया जाता था, और लाइट को ही इंडिकेट करके। जब लाइट नहीं होता था तो चंदा मामा वाला कविता नहीं सुनाया जाता, बिकॉज चंदा मामा दिखते ही नहीं थे। ठीक है, और उसी तरीके से अर्थ लाइट भी होता है। जैसे हम अर्थ पे हैं तो मून का लाइट देख लेते हैं, वैसे ही अगर मून पे जाएंगे और अर्थ को देखेंगे रात को, मतलब एक पोर्शन होगा जहाँ पे मुझे हम मतलब अगर मून पे हैं हम और मून पे रात है सपोज, तो मुझे अर्थ जो है वो चमकते हुए दिखेगा और उसको बोलेंगे अर्थ लाइट। मून लाइट रात को दिखाई देता है, अर्थ वाले रात को, अर्थ पे जब रात होती है, जब मून पे आप जाइएगा साइंटिस्ट बन के, वहाँ से अर्थ को देखिएगा चमकेगा, तो आप उसको बोलेंगे अर्थ लाइट। ठीक, तो नॉन ल्यूमिनियस अपोजिट टू ल्यूमिनियस, समझ में आ गया होगा, है ना। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसमें एग्जाम्पल्स थोड़े ले लेते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो कौन है, सन। इनको बोला जाता है यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, क्योंकि इन्हीं की बदौलत पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, और पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो उससे जुड़े हुए ही चीज़ों को हम लोग खाते हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी आती है वो कहीं ना कहीं सन से आती है, इनडायरेक्ट वे में। इसीलिए सन को कहा जाता है यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी और लाइट। ठीक, समझ में आ गया। सन के बारे में कुछ बातें जो मैं बताना चाहूँगा। सन जो है, हमारे पास कितने सन हैं, एक ही सन है। हमको दिखाई कितने देते हैं, एक ही दिखाई देते हैं। और उसके चारों तरफ कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 थे, प्लूटो, मतलब पहले 9 थे इंक्लूडिंग प्लूटो। प्लूटो को हटा दिया गया बिकॉज वो क्या था, साइज में छोटा था, और कुछ प्लैनेट के कुछ डिफिनीशंस होते हैं उसको वो फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब बोला गया था कि देखो भैया, तुम अगर पढ़ने में तेज रहोगे तो तुमको पहला बेंच पे बैठने देंगे, तुम नहीं रहोगे तो तुमको नहीं बैठने देंगे। तो नहीं पढ़ने में ठीक हुआ तो उसको पहला बेंच से हटा करके पीछे कर दिया गया। दैट्स जैसे नॉर्मली होता है ना, वैसा सिस्टम। कुछ लोग बुरा नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। तो सन के बारे में क्या कि भाई ये हमारा सोलर सिस्टम का बॉस है, ठीक है। और हमारा गैलेक्सी जो है, जिसका नाम है आवर गैलेक्सी नेम, अगर आप याद करोगे, हमारे गैलेक्सी का नाम जो है वो है मिल्की वे, शायद तुमने सुना होगा। तो इस मिल्की वे में सिर्फ हमारे गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं। बाप रे, इतने ज़्यादा हैं, है ना। और उसमें से एक स्टार कौन है, सन है। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल में सन के बाद हम स्टार बोलते हैं। एक्चुअल में हम स्टार बोल देंगे तो काम चल जाएगा, बट सन स्पेशल है, इसलिए हम सन को स्पेशल तरीके से पढ़ते हैं। क्यों स्पेशल है बताते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले सन स्पेशल इसलिए है, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी और लाइट। ये नहीं रहेगा तो लाइट अर्थ पे आएगा ही नहीं। हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में 100 बिलियन से स्टार्स होते हैं, उसमें एक सन जी हैं। इतना तो क्लियर हो गया, है ना। सन जी के बारे में थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूँ। सन जी जो हैं वो सॉलिड नहीं है, नॉट सॉलिड। ऐसा अगर आप सोचते होंगे तो गलत सोचते हैं। नॉट सॉलिड, बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है ना। इंटरेस्टिंग बात आगे पढ़ने वाली है। जो सॉलिड नहीं है, लगता यही ना है कि जो सॉलिड नहीं है उसके पास मास ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इनके पास मास बहुत ज़्यादा है सॉलिड नहीं होने के बावजूद। इंटरेस्टिंग। तो नॉट सॉलिड, पहली बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सन के बारे में कि ये बहुत बड़े हैं, है ना, बहुत बड़े। ठीक, समझ में आ गया इतना। इसमें समझना क्या है, ह्यूज में क्या समझना है।
और सन के बारे में और क्या कि ये हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम को यही चलाते हैं, बीच में भैया यही है, चारों तरफ घुमाते हैं प्लैनेट्स को, है ना। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, आगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 8 हो गए लगभग, ठीक है, छूटा होगा देख लेना। तो बीच में सन और चारों तरफ ये घूमते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। और हेड बिकॉज ये सबको घुमाते हैं अपने चारों तरफ, इसलिए भी बोल सकते हैं। अब आगे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सन जो होता है अकाउंट्स 99.8% ऑफ मास, ठीक है ना, ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। जुपिटर बहुत बड़ा है, अर्थ भी है उसमें। बट अगर उन सब को ऐड किया जाए और अगर सन से डिवाइड किया जाए या अगर परसेंटेज निकाला जाए तो लगभग 99.8% मास जो है वो सिर्फ सन का है ना, और बाकी 0.2% में वो सारे हैं। इतना बड़ा मास होने से फ़ायदा ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सन अपने चारों तरफ इन प्लैनेट्स को, जो खुद भी मास में काफ़ी हैवी हैं, उनको भी चारों तरफ घुमा लेता है। समझ में आया क्यों? क्योंकि इनके पास मास बहुत ज़्यादा है। किनके पास? सन जी के पास। ठीक, कुछ और बातें थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग। 100% अगर बात करें मास की, कौन कौन पाए जाते हैं, कंपोनेंट की बात अगर मैं करूं, 100% अगर मैं टोटल तो मानूंगा ना 100% कंपोनेंट की, तो उसमें से 74% जो है वो हाइड्रोजन और 24% हीलियम है। और यही दोनों रिएक्शन करते हैं वहाँ पर, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और इन्हीं के रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। लेकिन इनके अलावा भी देखो, अगर आप जोड़ोगे तो 2% बचेंगे आपके पास। तो ये 2% जो हैं वो आपके आ जाएंगे आयरन, निकल एंड ऑक्सीजन। Fe आयरन, Na निकल और O2 मतलब ऑक्सीजन। तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है, ये दोनों भी हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जिसका नाम है ग्लो वर्म। तो ग्लो वर्म के बारे में भी कुछ बातें जो इंटरेस्टिंग हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि इसके बहुत सारे स्पीसीज हैं, मतलब एक तरह के, मतलब प्रजाति नहीं है इसके, कितने हैं? लगभग 2000 स्पीसीज हैं। और उन स्पीसीज में कुछ स्पीसीज जो होती हैं, कुछ प्रजातियां लाइट इमिट करती हैं, पूरा नहीं 100%, कुछ स्पीसीज, वो आंकड़ा पता नहीं है, बट लगभग 100% नहीं। ग्लोवर्म को हिंदी में कहते हैं जुगनू, और रूरल एरियाज़ में, देहाती जगहों पर, गांव के लोगों में भगजोगनी नाम से प्रसिद्ध है ना, इसको ये कहा जाता है। लाइट इमिट करते हैं। लाइट पोल्यूशन के कारण या पॉल्यूशन के कारण इनकी मात्रा थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा दिख जाते थे। ठीक, और हम इसको आसानी से अपने हाथों में इनको पकड़ लेते थे ऐसे, इस तरीके से, और फिर इसके बीच से वो निकल जाते थे इस तरीके से। मारना तो ऐसे ही बेकार है, लेकिन इनकी खासियत यही थी कि ये हमें बाइट नहीं करते थे। तो इनको आसानी से, हम कहीं पे शरीर पे बैठ जाते थे तो हम इनको रोकते नहीं थे। ठीक, तो ग्लोवर्म की एक खासियत एक हो गई, भाई 2000 स्पीसीज होते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं लाइट। और जो लाइट होता है इनका, जो इनका लाइट होता है, वो लाइट एक प्रकार का नहीं होता है ना, वो येलोइश भी हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, ग्रीन हो सकता है और ऑरेंज भी हो सकता है। ये 3 रंगों में से कोई एक पर्टिकुलर रंग हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, शायद आप लोगों के यहाँ जो एरिया में जो रहते होंगे वो शायद येलो रंग का या ग्रीन रंग का या कहीं कहीं तो ऑरेंज रंग भी प्रोड्यूस करता है। तो ये लाइट कैसा एमिट करते हैं? 3 रंगों का, 3 रंग प्रोड्यूस करते हैं। अब ये लाइट प्रोड्यूस क्यों करते हैं, अगर ये सवाल किया जाए तो देखिए, लाइट प्रोड्यूस कब होता है? जब कहीं पर हीट प्रोड्यूस होता है, हीट बनता है, हीट,
हीट ही लाइट बना देता है, ठीक है। तो इसके शरीर के अंदर एक रिएक्शन होता है ना, और वो रिएक्शन कैसे होता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है ऑक्सीजन, उसको ये ग्रहण करते हैं, उनको ये ग्रहण करते हैं, और उसके बाद शरीर में इनके होते हैं कैल्शियम, शरीर के अंदर इनके कैल्शियम होते हैं। एक और तत्व होता है ATP, जिसको हम लोग एडिनोसाइन है ना, नाम तो सुना ही होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, ट्राइफॉस्फेट। और एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ल्यूसीफेरिन, या ल्यूकीफेरिन भी बोल सकते हैं, ल्यूसीफेरिन, ये एंजाइम होता है। और ये सब यानी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हेल्प करता होगा रिएक्शन में, ऑक्सीजन मेनली हेल्प ही करता है। तो इन तीनों में एक रिएक्शन होता है, कैल्शियम में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, एंड ल्यूसीफेरिन में, और ये तीनों मिल करके रिएक्शन प्रोड्यूस करके लाइट जनरेट करते हैं। तो ये शायद पता होगा आपको या नहीं, मतलब मैक्सिमम चांस है कि नहीं भी पता होगा, लेकिन उनके शरीर में ये रिएक्शन होता है। आपने सुना होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हीट जनरेट होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होगा, लाइट भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन जहाँ कहीं भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, तो वहाँ पे दो चांसेस होते हैं, या तो हीट के रूप में वो बाहर जाए या लाइट के रूप में बाहर जाए, है ना। तो यहाँ पर जो खासियत इनकी है कि ये जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ग्लो वर्म, ये जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इनकी खासियत ये है कि ये मोस्ट इफिशिएंट लाइट हैं भैया, मोस्ट इफिशिएंट लाइट इन वर्ल्ड, मोस्ट इफिशिएंट लाइट इन वर्ल्ड। संसार में इनसे ज़्यादा इफिशिएंट लाइट किसी का नहीं, तो मोस्ट इफिशिएंट लाइट इन द वर्ल्ड। और क्यों बोला गया इनको मोस्ट इफिशिएंट लाइट इन द वर्ल्ड, रीज़न क्या है, इफिशियंसी का मतलब समझो। पहले ज़माने में पीला वाला बल्ब जलता था, उसकी इफिशियंसी थी 20%। क्या होता था, 100% एनर्जी वो ग्रहण करता था बाहर से, है ना, आता था उसके पास, और उसमें से वो 80 to 70% जो एनर्जी थी या 60% जो एनर्जी थी वो हीट के फॉर्म में वो बाहर निकाल देता था, वेस्ट ऑफ यूज हो जाता था। इसलिए पीले वाले बल्ब को जब छूते थे वो तुरंत गर्म हो जाता था, है ना। लेकिन बाद में एंट्री मारी ये उजला बल्ब, जो आपको मतलब जिसके सहायता से आप पढ़ रहे हो, तो ये इनकी क्या हो गई भैया, ऐसे 6-7 बल्ब जला लो और वो एक जला लो, सेम एनर्जी लगेगा। बिजली बिल किसका ज़्यादा आएगा, पीला वाला का। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो उसकी इफिशियंसी कम, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा। तो यहाँ पर इफिशियंसी कितनी है, मोस्ट इफिशियंट लाइट इन द वर्ल्ड, मतलब लगभग 100% तो नहीं ही होता है, बट 99 पॉइंट समथिंग परसेंट, जस्ट लाइक अबाउट में भाई 100% ही आ जाएगा। इसलिए तो नाम पड़ा मोस्ट इफिशियंट लाइट इन द वर्ल्ड, ठीक। तो इसके लाइट की ये खासियत हो गई। और एक और बात जो आप जान गए कि ये बाइट नहीं करता है, तो बाइट अब ये नहीं करता है, तो इससे आपको लाभ क्या होगा, आराम से इसके साथ आप खेल सकते हैं, ठीक है। तो गेहूमन सांप का नाम सुना होगा, गेहूमन सांप सुना है आप, नाग जिसको बोलते, उसके साथ कभी खेलिए, तब तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। आगे देखिए, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जानते होंगे, और बता दिया गया ऑलरेडी कि जो इमिट करते नहीं है लाइट को, जैसे हो गए अर्थ, और कौन हो गए, मून, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और बातों के बारे में, मतलब अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि हम लोग अब डायरेक्टली मेन टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं। अभी इंट्रो चल रहा था, तो इंट्रो में कुछ बातें इंटरेस्टिंग मैंने बताई आपको। अब जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, तो आप हेडिंग दे दो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो जब कोई बॉल थ्रो करते हैं हम, तो बॉल क्या होता है, चिपक जाता है क्या, नहीं, वापस लौट के आता है। वैसे ही लाइट जब कहीं पे जाकर के टकराता है तो वो वापस भी आता है,
लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे बॉल अगर भी, गेंद को भी अगर फेंकिएगा ना, तो वो अगर सॉलिड वॉल है, दीवार अगर सॉलिड है तो वो फेंकेगा। अगर मतलब मिट्टी वाला है, पूला भी गीला है, तो मारिएगा तो चिपक जाएगा उज। बोलिए ना, ऐसा होगा कि नहीं? मारे ऐसे धड़ाक से उज जाकर चिपक के चिपकेगा, क्योंकि वो मिट्टी वाला है। तो वहाँ पर भी डिपेंड किया ना कि सरफेस कैसन है, सरफेस पे डिपेंड किया कि नहीं। बॉल का रिफ्लेक्शन, बॉल वापस आया कि नहीं आया है, किस बात पे डिपेंड किया? सरफेस पे। वैसे ही लाइट का वापस लौटना, ये डिसाइड कौन करेगा? सरफेस डिसाइड करेगा। तो आगे जाके देखेंगे सरफेस क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानने से पहले एक बात जो बेसिक है वो ये है कि जब व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी वस्तु पे पड़ता है, किसी भी वस्तु पर अगर पड़ेगा लाइट, तो 3 बातें होती हैं। क्या क्या बातें होती हैं देख लो आप। इट में पास, या तो उससे गुजर जाएगा, नंबर 1। दूसरा, इट में गेट ऑब्जर्व, या तो वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व का मतलब अवशोषित कर लेना, मतलब न बाहर उधर जाने देंगे, न तुमको पार करने देंगे, न तुमको लौट के जाने देंगे, तुम थोड़ा सा हमारे अंदर आ जाओ। दैट इज द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व। ठीक, इट में गेट ऑब्जर्व। और तीसरा ये पता होगा, पास होने वाला जान गए। और तीसरा जो है, इट में बाउंस बैक, इट में बाउंस बैक। और ये 3rd नंबर लिखा गया है, इसी से आया है क्या? रिफ्लेक्शन। 3rd वाला जो मैंने लिखा है। तो ये 3 संभावनाएं होती हैं। अगर कोई भी लाइट स्ट्राइक करता है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उस ऑब्जेक्ट के नेचर के अनुसार ये 3 संभावनाएं हैं। या तो लाइट पास करेंगी, या तो ऑब्जर्व हो जाएंगी, या तो वो बाउंस बैक करेंगी। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब अगला पॉइंट वो ये है कि रिफ्लेक्शन तो हुआ क्या, रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन कैसे तैयार हुआ। तो आप डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन क्या लिखा हमने? बाउंस बैक करेगा। तो यहाँ पे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन इट्स ऑन मीडियम, अपने ही माध्यम में लौट के आने की क्रिया को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना, अपने ही माध्यम। मतलब देखो, मान लो ये रे है, गया, ये एयर में है, अभी एयर में है ना, तो एक रे है, किरण है, टॉर्च से निकला है, गया, टकराया दीवार से, वापस लौट के आ गया। चेक करना है तो अभी जाओ, अभी जा करके प्लेन मिरर होगा, उसमें टॉर्च बालो नहीं बारो, तो क्या होगा? रे जाएंगी, टकराएंगी, बिकॉज सरफेस कैसा है? स्मूथ है, चिकना है ना, प्लेन मिरर चिकना है ना, वहाँ से वापस वो पूरा वापस कर देगा। ले जा, ऑब्जर्व करबे नहीं करेगा। और ऑब्जर्व नहीं करेगा तो आंखें आपकी जो है ना वो चकमका जाएंगी, क्योंकि वो ऑल लाइट को वो वापस लौटा देगा। अब जाके चेक करो, है ना। तो वही है बाउंसिंग बैक। तो गया किधर से था? एयर से। आया किस में? एयर में। तो अपने ही मीडियम में ना आया, गया, है ना, और बाउंस बैक किया, वापस लौट के आया। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अरे बोलना यस और नॉट, समझ में आया सबको? अब मैं क्या बोल रहा था कि कोई भी चीज़ जो है वो या तो पार कर जाएगी, या तो ऑब्जर्व कर लेगी लाइट को, या तो पार करने देगी, या तो ऑब्जर्व कर लेगी, या तो बाउंस बैक कराएगी। और किस बात पे डिपेंड करता है? सरफेस पे डिपेंड करता है। जैसे बॉल वाला एग्जांपल मैंने दिया आपको, है ना। तो सरफेस कितने तरह के हो गए भैया? सरफेस जो हो गए वो हो गए 2 तरह के, है ना। एक हो गए कौन? ए स्मूथ सरफेस, और एक कौन हो गए? रफ सरफेस। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट भी करते चलिए, मैं देख रहा हूँ मिला के, दिख रहा है कि नहीं? यस। तो सरफेस कितने तरह के होते हैं? 2, स्मूथ हो जाएगा और एक रफ हो जाएगा। स्मूथ किसे कहते हैं? जो हाईली पॉलिश्ड होता है, जो बहुत चिकना होता है, बहुत ही चिकना होता है, प्लेन होता है एकदम, है ना, ठीक है। और रफ किसे कहते हैं? नो पॉलिशिंग, उस पर पॉलिशिंग नहीं किया गया है। तो आपने देखा होगा कि जब टेबल जो है वो शीशा वाला टेबल देखा होगा, उसमें भी स्प्रे मार मार के एकदम मतलब पॉलिश किया जाता है ताकि वो और स्मूथ हो जाए। स्मूथ चीज़ों पे कोई चीज़ को रोल करेगा, आसानी से रोल करेगा, ये भी प्रूफ है भैया, एकदम ईजिली ज़्यादा दूर तक, मैक्सिमम दूरी तक वो जाएगा बाकी सरफेस के मुकाबले। पॉलिशिंग करने का मतलब यही होता है कि देखो भैया,
स्मूथ सरफेस ऐसा होता है, एकदम प्लेन होता है, ऐसा। रफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये जो बीच में गैप होता है ना, तो इस गैप को भरना ही पॉलिशिंग है। ये गैप भर जाएगा, बस गैप भरेगा तो इंटरलॉक नहीं होगा, इंटरलॉकिंग पड़े हो ना फ्रिक्शन में, वो नहीं होगा। तो आराम से बॉल रोल करेगा, जाएगा आगे की तरफ कोई भी वस्तु। तो ये हाईली पॉलिश्ड है, ये नो पॉलिश्ड है, ठीक है। और क्या अभी तो देखा हमने क्या कि ये ऐसा होता है स्मूथ, ये रफ होता है। तो नो हिल्स एंड वैलीज, और हिल्स एंड वैलीज मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसको हिल्स बोलते हैं, जो ये बीच में गैप है वो इसको वैलीज बोलते हैं। तो इसमें तो हिल्स एंड वैलीज है ही नहीं, और इसमें है। तो नो हिल्स एंड वैलीज किसमें, स्मूथ सरफेस में पहचानने का नियम। और इसमें क्या लिखेंगे, हैव हिल्स एंड वैलीज, इसमें है भैया, ठीक। आगे क्या, आगे क्या इसकी खासियत, रिफ्लेक्ट कर देता है, ऑलमोस्ट, लगभग, है ना, रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट, हर एक मात्रा को, लगभग। अब पूरा 100% तो मैंने बोला है कि नहीं होता है, बट मैक्सिमम कर सकते, ठीक है। और ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा ज़्यादा, ऑब्जर्व्ड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लाइट। अब जब लाइट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इमेज बनना आसान हो जाएगा। और ये ऑब्जर्व कर रहा है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लाइट को, तो इमेज बनना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज इमेज बनने के लिए लाइट की आवश्यकता है, रिफ्लेक्ट करेगा, वापस लौट के आएगा, तभी होगा। और वो बहुत बड़ी मात्रा में होगा तभी पॉसिबल है, अगर कम मात्रा में है तो पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। समझ में आया, ठीक है। तो ये सरफेस का मैं एक तरह से डिफ्रेंशिएट कर रहा था। अब देखो दुनिया में जो सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर है वो कौन है, इस पे बात कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर कौन, बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन, बताओ। तो बेस्ट रिफ्लेक्टर जो है वो कौन है, अगर आप देखोगे तो बेस्ट रिफ्लेक्टर आप जानते होंगे सिल्वर होता है, जिसको सूचित हम AG से करते हैं, आर्जेंटम, लैटिन वर्ड आर्जेंटम, उससे सिल्वर आया। तो बेस्ट रिफ्लेक्टर दुनिया का ये है सबसे ज़्यादा, ठीक। सिल्वर के बारे में एक खासियत, मतलब एक तो यही है कि सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर है, और इसकी जो खासियत है एक और जो मैं ऐड कर लेता हूँ, जर्म किलिंग प्रॉपर्टी है इसका, जर्म किलिंग प्रॉपर्टी। और इसीलिए इसका यूज होता है खाना, मिठाई को ढकने में, ताकि जर्म ना लगे, है ना। और 1947 की भी मिठाई आपको खिला दी जाए 2022 में, नहीं इतना दिन वाला नहीं, मतलब 5 दिन 10 दिन, है ना, उसका एक रेंज रहता होगा। फिर स्मेल देने लगे ना तो छोड़ दीजिए, है ना। स्मेल देने से पहले तक सप्लाई होता है ना। और सप्लाई करने में जो योगदान है वो किसका है, सिल्वर का है। और सिल्वर मतलब वो सिल्वर नहीं भैया कि पूरा सिल्वर का प्लेट चढ़ा दिया तो मिठाई 1 लाख किलो रुपए मिलेगा, तो ऐसा नहीं। तनिक मनिक मतलब उसका एक लेयर, सिल्वर का एक छोटा सा पतला सा पन्नी, तो बहुत ही, मतलब अगर इतना भी आपके पास सिल्वर है ना तो इससे आप बहुत सारा पन्नी तैयार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। और जब बहुत ज़्यादा पन्नी तैयार हो जाएगी तो उसकी जो प्राइस होगी वो अपने आप कम हो जाएगी, एक पन्नी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए सिल्वर पे जब हम पन्नी लगा करके जो मिठाई मिलती है वो थोड़ी महंगी होती है, बट वो ज़्यादा दिन तक चलती है। और एक और वो मतलब किससे, जर्म्स से बचा लेती है। तो जर्म किलिंग प्रॉपर्टी होता है सिल्वर का, बातें समझ में आ गई। और एक और बात जो मैं बताएं तो चलिए, सिल्वर आयोडीन का नाम सुना होगा आपने, है ना। इसकी खासियत ये है ना, सिल्वर और आयोडीन जब मिक्स होते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेन करा देते हैं। आर्टिफिशियल रेन कहीं कहीं होता है, बट ये नेचर के खिलाफ है ना। तो कहीं कहीं मजबूरी बस ऐसा करवाया जाता है, बट आर्टिफिशियल रेन कराया जा सकता है। मतलब आर्टिफिशियल रेन कैसे होता है, कहीं पे बादल हैं, अब देखे हो ना कि हमारे गांव पर से बादल गया या शहर के ऊपर से, अब बरसता नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती कहे कि भैया यहीं पे बरसो, आगे मत जाओ, है ना। और वो देखता कहाँ पे है कि जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं वहीं पे बरसेंगे, क्योंकि वहीं पे ठंडापन है, तो वो उन जगहों पे बरसता है। तो ये ज़बरदस्ती ऐसे सिल्वर की सहायता से करवाई जाती है। समझ में आ गया। अब बेस्ट रिफ्लेक्टर में इन डेली लाइफ कौन यूज करते हैं हम लोग, तो पहले राजा महाराजा सिल्वर का यूज कर लेते होंगे मेन
लेकिन इन डेली लाइफ हम लोग यूज करते हैं प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर का यूज करते हैं। प्लेन मिरर कैसा होता है, ऐसे यहाँ पे ये सिल्वर का क्या हो गया परत, और इस पर एक ऐसे आप ऊपर से एक और लाइन खींच लो, ये किसका हो गया, रेड है ना, रेड ऑरेंज एंड ऑरेंज का परत जो है वो लगा दिया जाता है कलर का, ताकि ये सिल्वर बाहर ना आ जाए, गिर ना जाए, ठीक है ना। अब ये ग्लास होता है, ये क्या है, ये आगे वाला पार्ट जो है वो क्या है, ग्लास है। तो अगर खाली ग्लास रहेगा तो पार नहीं कर जाएगा, खाली ग्लास रहेगा तो पार कर जाएगा, ठीक। तो फिर क्या, सिल्वर रोक दिया, अब लाइट गया, टकराया, वापस लौट के आया, तब ना दिखेगा भैया इसमें चेहरा आपका, पारे कर जाएगा तो कैसे दिखेगा, ठीक। तो कौन बीच में लगाए थे, सिल्वर, बिकॉज बेस्ट रिफ्लेक्टर है दुनिया का सिल्वर, है ना। और वो झड़ न जाए, गिर ना जाए, उसके लिए ऊपर से एक पेंट, ताकि वो वहाँ पर रुका रह सके। और ये आपने देखा होगा, है ना, अगर आप कभी ऐसा हो आपके यहाँ कोई ऐनक ख़राब हो जाए, प्लेन मिरर ख़राब हो जाए, तो अगर आप उसके पीछे वाले पार्ट को देखिएगा तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। पहले ज़माने में जब नहीं था प्लेन मिरर तो वाटर का यूज़ होता था मिरर के रूप में, पानी से देख लेते थे लोग अपना जो भी चेहरा। तो साफ़ पानी जो होगा ना वो भी एक अच्छा रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, साफ़ पानी होना चाहिए, ठीक। तो ये जो प्लेन मिरर है ना, ये बड़ा ही योगदान दिया है वैसे लोगों को जिनको अपना चेहरा देखने में और संवारने में, सजाने में बड़ा मतलब दिलचस्पी होती है। तो इसका इन्वेंशन कब हुआ, 200 साल पहले, 200 साल पहले, 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले। अभी डेट आपको बता देता हूँ, 1835 में, है ना। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जस्टस वॉन लाइबिग, जस्टस वॉन लाइबिग एक केमिस्ट थे, केमिस्ट्री इनको मतलब पता था बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने ही दिमाग लगाया और इन्होंने एक चीज़ मतलब ईजाद करी, उसका नाम था प्लेन मिरर, और इससे बहुत लोगों को आज तक हेल्प मिलते आ रहा है ना, अपने चेहरे को अच्छा बनाने में और लोगों को मूर्ख बनाने में, नहीं सॉरी मतलब अच्छा बनाने में, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। रिफ्लेक्शन हमने जान लिया क्या होता है, बाउंसिंग बॉल कौन सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है ये हमने जान लिया, ठीक है। अब जानते हैं क्या जब रिफ्लेक्शन होता है, बॉल को हमने थ्रो किया तो क्या हम जानते हैं कि वो बॉल किधर जा कर के आके टकराएगी, वापस लौट के आएगी, तो क्या हमें पता चलता है। तो हाँ, पता चल जाता है कब, जब वॉल दीवार प्लास्टर किया हुआ हो, जब वो प्लास्टर किया हुआ नहीं हो तो पता नहीं चलता है। तो प्लास्टर किया हुआ दीवार हमें मदद कर देता है कभी कभी, तो उस पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब बॉल टकरा रही है वॉल से और वो एक खास जगह पे आकर के टकरा रही है फिर वापस, इसका मतलब वो क्यों रूल फॉलो करे, तभी तो बता दे रहे हैं। जब कोई चीज़ रूल फॉलो करे ना तो पता चल जाता है। जैसे 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो 5 के बाद क्या आएगा, 7, पता चल जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है, हर एक के बाद बोल रहे हो आप। उसी तरीके से बॉल को जब आप थ्रो कर रहे हो प्लास्टर किया हुआ पे, तो जिस एंगल से फेंकोगे उसी एंगल से वो वापस लौट के आएगा। 90 पे फेंकोगे 90 पे आएगा, ऐसे फेंकोगे सीधा पे आएगा। लेकिन जब वो प्लास्टर किया हुआ नहीं बॉल होता है, कहीं पे बाहर फेंका हुआ है, कहीं पे अंदर गया हुआ है, तो वो फिर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कहीं पे इधर चला जाएगा, कहीं पे और इधर चला जाएगा। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो वहाँ पर बॉल लॉ फॉलो कर रहा है, उसी तरीके से लाइट भी फॉलो करेगा। कब, जब स्मूथ सरफेस पे जा कर के टकराएगा, तो ऐसा नहीं, रफ पर भी किसी भी सरफेस पे जाके टकराएगा, वो यहाँ पे रूल फॉलो करता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक क्वेश्चन आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस सरफेस पे वो फॉलो करेगा, किसी भी तरह के सरफेस पे फॉलो करेगा, है ना। सिर्फ वो ये देखेगा कि जितना एंगल से वो गया है उसी एंगल से वो आएगा, ठीक है ना। तो ऑड इवन सरफेस है ना, तो वो वहाँ पे वो एंगल बना लेता है और उसके अकॉर्डिंग। तो बॉल भी जब मारते हैं ना तो वो रूल हमेशा फॉलो करता है। लेकिन अगर आप उसको अनइवनली टक्कर दे रहे हैं बार बार, तो अनइवनली ही ना वापस लौट के आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा बात, आएगा, आते हैं इस पर तो बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हर एक लाइट जब जाके टकराती है तो वो कुछ लॉ को फॉलो करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
है ना। परफेक्टली अगर समझना है तो आपको समझना है प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर में जब हम समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो प्लेन मिरर एक बनाया तो यहाँ पर ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक। लाइट रे यहाँ से जाकर टकराई, वापस लौट के आई, बीच में नॉर्मल बनाई, ये इंसिडेंट रे कहलाई, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये एम हो गया, ये एम डैश हो गया, ठीक। ये हो गया जाके टकराई, ये वापस लौट के आई। दिस इज तो ये पिक्चर है आपको भैया। इंसिडेंट रे जाके टकराया, वापस लौट के आया। तो इस वाले इंसिडेंट रे और इस वाले रिफ्लेक्टेड रे में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन कैसे पता चला? जब बीच में हमने एक एंगल बनाया जिसका नाम नॉर्मल था। नॉर्मल क्यों बनाया? क्योंकि जब नॉर्मल में नहीं रखूँगा तो इस वाले इंसिडेंट रे का इस वाले रिफ्लेक्टेड रे से कोई रिलेशन नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये बिचवान जैसा काम कर रहा है, नहीं नॉर्मल बीच में आ रहा है, और इधर भी 90 डिग्री बना रहा है। नॉर्मल का काम क्या है कि यहाँ पर उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। तो बिचवान का भी काम वही होता है ना, दोनों तरफ से एक तरफा वो काम बयान नहीं देगा, वो एक तरफा काम नहीं करेगा, वो दोनों तरफ सेम काम करेगा। तो नॉर्मल, और ये रिलेशन बता देता है कि इसका इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे से। नॉर्मल ही क्यों? क्योंकि नॉर्मल भेदभाव नहीं करता है, ना उधर ज़्यादा है ना इधर ज़्यादा है। रिलेशन भी बता दे रहा है और अपना काम भी कर रहा है। काम क्या है इसका? जस्टिस। जस्टिस क्या है भैया? कि दोनों तरफ भेदभाव ना करो, और वो कर रहा है। तो बातें समझ में आ गई। इंसिडेंट रे गया, टकराया, जाके जो टकरा के रे मतलब टकराती है जाकर रे, उसको इंसिडेंट रे, जो वापस लौट के आती है रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री पे जाकर टकराती है ना, ठीक। अब इसका डिफिनीशन बेसिक जान लेते हैं। जो जाके टकराई, द रे विच स्ट्राइक्स ऑन द प्लेन मिरर नोन एज इंसिडेंट रे, द रे विच इज रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल। द परपेंडिकुलर line drawn to the mirror, the perpendicular line drawn to the mirror is known as normal। और इसमें एक और पॉइंट है, और वो ये है, ये वाला, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप पॉज करके वीडियो को और ये डिफिनीशन आप लिख सकते हो अगर लिखने का मन है तो। द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज इंसिडेंट रे से ही इंसिडेंस बना है। इंसिडेंस देखो मैच कर रहे हैं। तो जहाँ पर इंसिडेंट रे जाके टकराएगा उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। रूल लॉ दो हैं, एक है एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, नंबर 1, और दूसरा क्या हो सकता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal, these all lies in a same plane at the point of incidence, at the point of incidence, ठीक है ना। देखो मिलाओ, एंगल आई आर के बराबर होगा, यानी अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, दीज ऑल लाइज ऑन ए सेम प्लेन है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जाके टकराता है। सेम प्लेन का मतलब समझो, जैसे कैसे बताए, मान लो ये ऐसे है और ये लाइट रेज आ रही है इधर से और यहीं पे आकर रुक गई, और जो वापस लौट के जो रेज आ रही है वो एक यहाँ से जा रही है इसके ऊपर से, ये सेम प्लेन नहीं हुआ। जहाँ पे जाके आपका एंड हो रहा है वहीं से आपकी शुरुआत हो रही है, डैट इज नोन एज अ सेम प्लेन, ऊबर खाबर नहीं, है ना। तो सेम प्लेन का मतलब वो होता है। क्या आपके दिमाग में आ गया, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर। अब रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक कौन, रेगुलर, एक कौन, इरेगुलर। एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर की पहचान क्या है, देखो पकड़ो, ऑल इंसिडेंट रे इसका क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर ऑल इंसिडेंट रे पैरेलल है तो देन ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर आल्सो पैरेलल। तो समझ लो कि वो
रेगुलर रिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना। पिक्चर देख लो, ये है मान लो प्लेन मिरर, इस पे जाके ऐसे ऐसे टकराया, देखो ये सब पैरेलल है, और जब वापस लौट के गए तो ऐसे ऐसे गए, तो ये भी क्या है, पैरेलल है। तो अवंती अगर पैरेलल है और जवंती भी पैरेलल है तो समझ लो कि वो क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना। और ये डिसीजन मेरा है, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि इंसिडेंट रे मेरा पैरेलल हो तो मैं कर सकता हूँ। तो जब मैंने डिसीजन लिया कि भाई इंसिडेंट रे को मैं पैरेलल करता हूँ, तो मैंने ये डिसीजन नहीं लिया कि रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा। वो डिसीजन किसने लिया, सरफेस ने। सरफेस कैसा था, स्मूथ था, उसने डिसीजन ले लिया, क्या किया भैया, रिफ्लेक्टेड रे को भी पैरेलल कर दिया, दैट्स ओके। अब इरेगुलर की पहचान क्या है, ये देखो बड़ा आसान है, ऑल इंसिडेंट रे पैरेलल, ओके फाइन, ये तो मैंने कर लिया। बट फिर डिसीजन लिया कौन, सरफेस, है ना, नॉन पैरेलल। लेकिन इस बार पैरेलल नहीं रहा, रीज़न क्या, सरफेस कैसा था, रफ था, इरेगुलर था। स्मूथ को रेगुलर कहते हैं, इरेगुलर रफ को कहते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, a type of reflection in which all incident rays are parallel, then all reflected rays are also be parallel. But irregular reflection, all the incident rays are parallel but all the reflected rays are not be parallel। ठीक, समझ में आया कितना आसान था। अब इसमें क्या है, एक और पिक्चर देख लो, इसमें कैसे बनाएंगे, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया, और ये सरफेस ऐसा नहीं ना होगा, ऐसा होगा तो ये तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ऐसे ऐसे जाएगा, तो देखो ये पैरेलल लग रहा है, लेकिन ये यहाँ से ऐसे चला गया, ये यहाँ से ऐसे चला गया, और ये यहाँ से ऐसे आ गया। देखो आने का तो फिक्स था जाने का भैया सरफेस पे मैंने छोड़ दिया कि तू भी डिसाइड कर ले, और सरफेस ने कहा कि मैं तो रफ हूँ, तो मैं जैसे मैं ऐसे थ्रो करूँगा, और वैसे थ्रो किया, सफलता मिली बच्चे को। क्लियर हुआ चलिए अब आगे। कहानी में ट्विस्ट ये है भैया कि अब हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ को हम देखते हैं, किसी भी वस्तु को अगर हम देख रहे हैं, मतलब क्या है इसका, कि उसका इमेज बन रहा है ना, उसका इमेज बन रहा है, उसको इमेज ही बोलते हैं, है ना। जैसे अगर हम प्लेन मिरर में देख रहे हैं अपने छाया को, अपने शैडो नहीं होता है वो, तो वो हमारा इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है। मेरे जैसा ही खड़ा होता है आगे ऐनक में, तो उसको हम इमेज बोलते हैं। तो इमेज क्या होता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले इमेज जो होता है वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, है ना। एक होता है रियल एंड एक होता है वर्चुअल। एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। सबसे पहले बात करेंगे रियल इमेज की, सबसे पहले बात करेंगे रियल इमेज की। रियल इमेज क्या होता है, क्या होता है, व्हेन द रेज, जब रेज, है ना, व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर, है ना, गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, जब सच में जाकर मिले, है ना, हमें कोई संदेह नहीं हो, है ना, एक्चुअली जब जाकर के मीट करता है, एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, जब एक पॉइंट पे जाके एक्चुअल में कोई मीट करता है रेज रिफ्लेक्ट करके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। डायग्राम, डायग्राम देखो ऐसा बना, इसको बुलाता है पोल, बताया होगा शायद, ये फोकस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर होता है एक, इसको सी बोलते हैं, एफ बोलते हैं, ऐसे ही बस याद रखो ना। यहाँ पर अगर कोई वस्तु है सी पर, तो ऐसे एक रेज जाती है, फोकस से गुजरती है, ये आपने 7 में पढ़ा होगा, और यहीं पर एक इमेज बन जाता है, यहाँ से जाएगी फिर यहाँ पे आके मिलेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनता है। देखो यहाँ पर ये वाला लाइन जो होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके ऊपर जो है, ऊपर अगर कोई चीज़ है उसको सीधा माना जाता है, तो ऑब्जेक्ट सीधा हो गया, और उसका इमेज कहाँ बन रहा है, नीचे, मतलब उल्टा। तो व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, जब सच में मिलता है एक बिंदु पर, तो उसे क्या बोलते हैं, देखो सच में मिल रहा है, कहीं पर डॉट डॉट लाइन नहीं है। और पहचानने का उपाय क्या है, इसके इधर अगर सारा रेज है रियल, अगर एक भी इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि यहीं पे भैया ये ऐसे ऐसे किया हुआ है, ये लाइनिंग किया हुआ है। लाइनिंग का मतलब क्या, सिल्वराइज है। अब ये सिल्वराइज है तो इधर तो रेज जा ही नहीं सकता एक्चुअल में, तो ये तो रोक दिया। अब इनने अगर कोई रेज हमारा दिख रहा है, मतलब वो
इमेजिनरी हो ही सकता है, रियल का उसका कोई वास्ता ही नहीं है। समझ में नहीं आया? ट्रिक हो गया भैया पहचानने का, रियल और वर्चुअल पहचान लोगे ऐसे, ठीक है। दैट इज रियल इमेज। रियल इमेज की खासियत क्या होती है? ये इन्वर्टेड हमेशा होते हैं, ये हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं। और सिनेमा वाला जो पर्दा पर वाला सिनेमा होता है, स्क्रीन पे सिनेमा दिखाया जाता है शादी वगैरह समारोह में, आपने देखा होगा, वो सच में उल्टा बनता है। बट रील को ही उल्टा घुमा दिया जाएगा तो उल्टा का वहाँ पे उल्टा बनेगा तो सीधा हो जाएगा। उल्टा का उल्टा क्या होगा? सीधा ही होगा ना, ठीक है। तो इन्वर्टेड बनता है। और एक और चीज़ जो वही मैं अभी बता रहा था स्क्रीन वाली बात, तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। कहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं? स्क्रीन पे इसको प्राप्त कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। समझ में आ गया? रियल इमेज हो गया। आगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? तो यहाँ पर कहानी है, व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, है ना। when the rays of light after getting reflected मतलब वापस लौटना, from a mirror से, ठीक है, from a mirror appear to meet at a point या seems to be meet at a point, appear to meet at a point, एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, और इसे ही वर्चुअल इमेज कहते हैं। एक्चुअल में नहीं मिलता, लगता है कि मीट करेगा। इसका पिक्चर देख लो, ऐसा पढ़ा है 7 में, इसलिए बता रहा हूँ। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, लाइट गया, फोकस से गुजरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, वापस लौट के आया, तो देखो इधर ये वाला जो रेज है ना कभी मिलेगा नहीं। इसको कौन सा रेज कहेंगे? डाइवर्जिंग कहेंगे। और डाइवर्जिंग कभी मिलता नहीं है, तो इधर नहीं मिलेगा तो किधर मिलेगा? इधर लगेगा कि इधर मिल रहा है, और जहाँ मिलेगा वहाँ इमेज बन गया। देखो डॉट लाइन। और मैंने क्या बोला था, इसके इधर अगर रेज दिखाई दे समझ लेना वर्चुअल ही। तो ये वर्चुअल इमेज की खासियत, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का इमेज बनता है। तो ये जो मिरर आपको दिख रहा है, कॉनकेव मिरर है, आपने पढ़ा होगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस जगह बोलते हैं सी को। तो इस जगह पे जब रहेगा रियल बनता है, लेकिन पोल और फोकस के बीच में जब बनता है, मतलब वस्तु रहता है, तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है। समझ में आया? कोई तकलीफ़, कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं हो रहेगी। और इसकी खासियत वही, ये कैसा होता है? इरेक्ट और कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको आप स्क्रीन पे नहीं निकाल सकते हो। तो जो प्लेन मिरर होता है जो घर में, उसमें जो आपका इमेज दिखता है, कभी उसका निकालिए इमेज, मतलब उसको बाहर स्क्रीन पे नहीं निकाल सकते। तो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे देखिए। तो सबको पता चल गया होगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। और इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेज की आवश्यकता होती है। 2 रेज जहाँ पे जाकर के मीट करते हैं या सीम्स टू बी मीट करते हैं, मतलब मिलते हैं एक्चुअल में या मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। जब एक्चुअल में मीट करते हैं तो रियल, और जब मिलते हुए सिर्फ दिखते हैं, एक्चुअल में मीट नहीं करते, तो उसे बोलते हैं वर्चुअल। तो प्लेन मिरर जो जिसकी बात मैं शुरुआत से कर रहा हूँ या आप भी पढ़ रहे हो, उसमें कैसा इमेज बनता है? तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है इसका। और वर्चुअल जो होता है वो हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है, अभी बताया गया। तो ये दोनों बातें होंगी, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक। अब कॉनकेव की बात कर लेते हैं। कॉनकेव में कैसा इमेज बनता है? तो इसको दिमाग में रखिएगा। इसमें बनता है रियल एंड वर्चुअल बोथ, दोनों। 5 केस ऐसे हैं जिसमें रियल बनता है। 5 को जगह ऐसा है जहाँ पर रखने पर रियल बनता है। बस एक जगह पे वर्चुअल बनता है। अभी देखा था सबसे नीचे, पोला फोकस के बीच में, पी और एफ के बीच में, तो वर्चुअल। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये पीछे वाला हम थोड़ा सा ऐसे ही बता दे रहे हैं, इसमें वर्चुअल बनता है, इसमें रियल का तो कोई योगदान ही नहीं। तो ये 3 तरह का मिरर जो है हमको जानना है अभी तत्काल। प्लेन मिरर वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट होगा। कॉनकेव रियल एंड वर्चुअल इमेज दोनों। कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल इमेज ही बनता है।
तक समस्या यहाँ तक। अब आगे, अब जानते हैं इमेज फॉर्मेशन, जो इंटरेस्टिंग है थोड़ा। तो इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है ये हम जानने वाले हैं, ठीक। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, तो इमेज किसका किसका भैया, तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का पढ़ना है पहले, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट का एक प्रकार ये हो गया नंबर 1, और एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, एक्सटेंडेड मतलब थोड़ा बड़ा हो, और एक होता है जो एकदम छोटा हो। तो इन दोनों का अलग अलग तरह का इमेज बनता है, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फॉर पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में, मतलब इसका इमेज कैसे बनता है। तो सबसे पहले प्लेन मिरर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम वो है, यहाँ से जाएगा एक रेज, टकराएगा कितना डिग्री पर, 90 पर। तो जब 90 पे जाके टकराएगा, 90 पर एक्चुअल में नहीं टकराता है, 0 पे टकराएगा, बिकॉज यही ना 90 है, यही पे रेज है। देखिए ना, बताइएगा कितना एंगल है, ऐसे है, आई नॉर्मल है ना, और इसी पर अगर रेज ऐसे वाव डाल दिए तो यहाँ पे एंगल कितना बना, नॉर्मल आई रेज के बीच में, तो 0 बना। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर एक रेज गया है सीधा एकदम, तो ये नॉर्मल पर ना एकदम गया, तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो जब कोई भी चीज़ 0 पे जाता है तो वापस लौट के आता है, मतलब अगर 90 पे जाएगा, अब 90 भी दिमाग में रखोगे तो चल जाएगा, गया वापस लौट के आया, सीधा जाएगा वापस लौट के आएगा, लेकिन लगेगा पीछे से आ रहा है, यहाँ से उतनी ही दूरी से जितना दूरी पे ये है। तो ये क्या है, वो जगह कौन सा है, आई वाला है, लेकिन ये तो एक ही रेज जा रहा है अभी पीछे। बनने के लिए कितना चाहिए, कम से कम 2। बातें समझ में आ रही, बनने के लिए इमेज कितना चाहिए, कम से कम 2। तो फिर एक रेज यहाँ से गई ऐसे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे ये क्या हो गया, नॉर्मल लगा कहाँ से आ रहा है, इमेज के पास, ये हो गया, बन गया इमेज, ठीक है। तो ये बेसिक एक इमेज फॉर्मेशन जो प्लेन मिरर में आपको जानना है वो मैंने आपको बता दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, अब जानते हैं किसका, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में इमेज कैसे बनता है ना। एक और रेज ला सकते हैं, इसको नीचे बढ़ा के, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। देखिए यहाँ से वो रेज ऐसे ले गए, आइया से हो गए, फिर जाके जा ऊपर मिला यहाँ पर, देखिए बन गया। तो कम से कम 2 रेज चाहिए, तो हम तो 3 को रेज कर दिए, ठीक ना। तो 3 रेज में नहीं बनेगा, आउ बढ़िया बन जाएगा, तो इनमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये किसके लिए है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाता है एग्जाम में, इस बात पर समझना है। और अगर खाली इमेज फॉर्मेशन पूछ रहा है तो कोई भी बना देंगे, क्या दिक्कत। जब कहीं दिया कि इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में बनाइए तो कोई भी बना लेंगे, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऐसा ऐसा, इसका नाम ओ, इसका नाम ओ डैश। यहाँ पर ये हैं भैया हमारे प्लेन मिरर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक रेज गया, वापस लौट के आया, लगा इधर कहीं से आ रहा है। एक रेज गया, वापस लौट के आया, लगा कि इधर कहीं से आ रहा है, ठीक ना। अब आगे, अब आगे क्या, यहाँ से एक रेज आया, टकराया, और ऐसे रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया, नॉर्मल हो गई, लगा यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से लौटा ना ऐसे, तो यहाँ से अगर कोई देखेगा ना इन्हें से, इधर से, तो लगेगा कि इधर पीछे से कहीं से आ रहा है, यहाँ से, इस जगह से, और यहीं पे बन गया इमेज, है ना। तो एक पार्ट तो हो गया। दूसरा, यहाँ पे ना इस ऑब्जेक्ट का नीचे वाला पोर्शन ये है, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला पोर्शन बना दिए, ऊपर वाला पोर्शन में 2 रेज मीट कर गया। अब नीचे वाला पोर्शन में एगो तो गया हुआ है, एगो और, तो देखिए यहाँ से ऐसे हुआ, फिर यहाँ से ऐसे रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया, तो यहाँ पे फिर लगा कि यहाँ से आ रहा है वापस, देखो यहाँ पर भी 2 रेज मीट किए और यहाँ पर भी 2 रेज मीट किए, और ये बन गया इमेज। तो ये हो गया आई और ये हो जाएगा आई डैश, बन गया इमेज। तो इस तरीके से इमेज बनता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, समझ में आ गया। अब आगे, ये तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम इमेज फॉर्मेशन जान रहे थे। तो चलिए अब बात करते हैं मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। मतलब कि यदि एक प्लेन मिरर ऐसा है
ठीक है। और इस प्लेन मिरर को थोड़ा सा और इधर बनाते हैं। एक प्लेन मिरर यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है और एक और प्लेन मिरर ऐसे खड़ा किया हुआ है इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। यानी अगर मैं एक बुक है मेरे पास फिजिक्स का, तो एक प्लेन मिरर ऐसे हो गया, ठीक, ओके, और एक प्लेन मिरर ऐसे हो गया इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट आपको रखना है और उसका इमेज कितना बनेगा ये आपको बतलाना है। यानी ये दो मिरर हो गए, दोनों के बीच से एंगल 90 हो गया, और यहाँ पर अगर एक कैंडल है तो कितना इमेज बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है। इमेज फॉर्मेशन से पहले जानते हैं, फिर हम ट्रिक से जानेंगे कैसे कितना इमेज बनता है। तो एक अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके सामने इस वाले मिरर में यहाँ पर इमेज बनेगा, क्योंकि आप इतना तो जानते हो जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर इमेज बनता है। तो एक यहाँ पे बन गया। दूसरा ये वाला मिरर है तो इस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर एक इमेज बनेगा, देखो यहाँ पर, तो ये इमेज 2 हो गया, ये इमेज 1 हो गया। अब बनेगा कैसे? गया, लाइट रेस टकराया, वापस लौट के आया, लगा यहाँ पे आके मिल रहा है। इसमें भी गया, वापस लौट के चला गया, बट लगा कि यहाँ से जा रहा है, ठीक। बट एक रेज से तो होता नहीं है, तो वो तो आसानी से कर लेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक रेज लेके जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से इसको ऐसे रूल ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा यहाँ पे आके मीट कर रहा है। ये जो गया वापस लौट के, इधर से कोई चीज़ देखेगी, इधर से अगर कोई चीज़ देखेगी तो लगेगा इधर से ऐसे जा रहा है, यानी इमेज के पास। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। यहाँ से जाकर टकराया, वापस लौट के गया, लगा पीछे से आ रहा है, कहाँ से? इमेज के पास से आ रहा है। क्लियर हो गया? तो दो इमेज तो बन गए। क्या दो ही इमेज बनते हैं जब दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है? तो बिल्कुल नहीं। तो कितने बनते, तो वो देख लेते हैं। देखो यहाँ से एक यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्शन होगा। एक यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ हो रही है, लेकिन लगेगा ये जो रिफ्लेक्शन होकर इधर गई है रेस, ये लगेगा पीछे आ रही है यहाँ से, है ना। ये वाला जो रिफ्लेक्शन हुआ ये लगेगा कि यहाँ से आ रही है, और यहाँ पर मीट करेगा एक दो रेज, तो यहाँ पे बन जाएगा इमेज 3। दिस इज द इमेज फॉर्मेशन व्हेन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पे दो प्लेन मिरर को रखते हैं तो कितना इमेज बनता है? 3 बनता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या? बहुत ही आसान है। अब आगे देखते हैं। मल्टीपल इमेज के बारे में ही अभी हम जानेंगे कि कितने इमेज बनते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। अगर एंगल 120 डिग्री होगा तो क्या होगा? ये तो 90 था। अगर थीटा का वैल्यू, थीटा किसको डिनोट करने के लिए होता है? एंगल को। तो 120 डिग्री रहेगा तो कितना होगा? तो यहाँ पे एक ऐसा रेज हो गया, फिर यहाँ पर ऐसे, और दोनों के बीच में एंगल कितना? 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री पे कितना होगा? तो मैं ये अलग अलग एंगल पे बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो, और ये मैं बताऊंगा कि मैंने 120 ही क्यों लिया है। अभी जो मैं ऑब्जेक्ट लेने वाला हूँ वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा ये समझना है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मैं यहाँ पे लेता हूँ, इस जगह पे, क्या कहीं पे भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे लिया है। अब कैसे बनेगा? तो इसका एक इमेज तो यहाँ पर बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, तो एक इमेज जो है वो देखो यहाँ से जाएगा, टकराएगा, 90 में वापस लौट के आएगा, तो यहाँ पर एक इमेज बनेगा, ये I1 हो गया। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला लाइन 90 डिग्री पे प्लेन मिरर को इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, आधा आधा, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो आधा आधा बाइसेक्ट करता है, बट कितना डिग्री पे? 90। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला लाइन, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। कोई समस्या है यहाँ तक? बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कर रहे हैं इसको।
अब यहाँ से एक रेज ऐसे आया, फिर यहाँ से इस पे टकराया, है ना, यहाँ पे नॉर्मल बना, लगा पीछे आकर के यहाँ पे इमेज पे आके मिल रहा है, ये वाला जो रिफ्लेक्स होकर इधर गया है। ये थोड़ा सा और अच्छा बनाया जा सकता है, इसको थोड़ा सा और ऐसे बना दिया, ठीक है ना, पूरा सीधा होना चाहिए, बट चलिए ठीक है। यहाँ पर जाके मीट किया, दो रेज मीट करे यहाँ पर तो इमेज बन गया एक, बोलो ना यस और नॉट, ठीक है ना। और बड़ा बना सकते हैं और इसको सीधा बना सकते हैं, यहाँ पे आकर के टकराएगा और क्या बन गया। यहाँ पर आने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर आने के बाद रिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद रिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से, ठीक है। अब एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर ये प्लेन मिरर है तो आप देखोगे कि इस प्लेन मिरर को भी हम इमेजिनरी ऐसे बढ़ा सकते हैं, प्लेन मिरर की तरह ही, है ना। ये भी प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है, ये ध्यान रखना। अगर छोटा प्लेन मिरर है उसको आप बड़ा बना सकते हैं इमेजिनरी थिंकिंग करके, क्योंकि आगे जाके भी प्लेन मिरर नहीं होगा, ये प्लेन मिरर। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, देखो ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से मैं एक ऐसा सीधा लाइन लेके जाता, यहाँ पे 90 नहीं बनता, तो 90 नहीं बनता तो इधर इमेज नहीं बनता, जितना दूर ऑब्जेक्ट है इस वाले मिरर में नहीं बन सकता है, इसमें बना बिकॉज यहाँ पे 90 बन रहा था। और मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला लाइन हमेशा 90 पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। अब इसको आगे बढ़ाओ ये वाला लाइन, तो देखो यहाँ पर अब ये जाके जब टकराया ना यहाँ पर, तो 90 पे टकराएगा, ये थोड़ा सा और टेढ़ा होना चाहिए तो लगेगा परफेक्ट 90 पे। और जब ये 90 पे टकराया, है ना, तो मतलब परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब जितना दूर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर इधर पर एक इमेज बनेगा यहाँ पर इस जगह पर, और ये इमेज 2 हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा। तो एक रेस तो ये आ गया, दूसरा रेस कौन, ये जो गया था वापस लौट के, ये यहाँ पे आके मिल जाएगा, इमेज 2 बन, समझ में आया। इमेज 2, इमेज 1, ठीक है। इमेजिनरी प्लेन मिरर को बढ़ाना पड़ेगा इधर, आगे देख लो, एक और यहाँ पर जो इमेज है, इस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह ये प्लेन मिरर जो इमेजिनरी प्लेन मिरर है लेगा इस इमेज को, ये बताया गया है। और फिर जब जाके टकराएगा तो 90 पे टकराएगा, और जब ये 90 पे टकराएगा तो जितना दूर ये इमेज है उतना दूर इधर जा कर के, है ना, इधर जा कर के एक इमेज बनेगा। यहाँ पे आप इसको थोड़ा और कर्व कर लो, यहाँ पे था, तो यहाँ पर आकर के एक इमेज बनेगा, दैट इज नोन एज आइज, है ना। इस वाले इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह ये मिरर लेगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया इतना दूरी। फिर अब एक और रेज की जरूरत पड़ेगी इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे इमेज बन रहा है तो क्या होगा, तो कैसे करेंगे उसको, तो फिर इस ऑब्जेक्ट से ये जो रेज देखो यहाँ से गई है ना ऐसे वापस लौट के, है ना, तो यहीं पे तो गड़बड़ हो गया। यही वाला जो रेस था ना, ये जो वापस लौट के गया है, ये वाला जो है वो जो वापस लौट के गया है, ये इमेज 3 के पास बनेगा, ये वाला। थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गया, तो रुकिए 1 सेकेंड, इसको मिटाते हैं, ध्यान से समझिए। ये वाला इमेज 1 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और यहाँ पर एक इमेज बनेगा, और इसका नाम क्या होगा, I2। इसी इमेज से एक रे गया है, देखो ऐसे सीधा 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 टकराया है, और ये वाला रेज अगर ये मतलब यहाँ से लौट के वापस जाएगा ना, यहाँ पे आया टकराया 90 पे, तो वापस लौट के जाएगा और लगेगा कि इमेज 2 से जा रहा है, ठीक, एक ये हो गया। और दूसरा जो ये इसी इमेज से देखो ये गया है लाइन, तो ऊपर गया है, तो ये लगेगा यहाँ पीछे से आ रहा है, इमेज 2 से बन गया, ठीक। दूसरा क्या था, यहाँ से आया, ठीक है, इसको और थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, पूर्णतः सीधा तो नहीं बनेगा, तो देखो 90। अब जितना दूर वो था उतना दूरी पर इधर आप इमेज बना लो, ये हो गया इमेज 3। ऑब्जेक्ट इतना दूर सीधा होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, मैनेज कर लेना है। और एक रेज जो है ना वो यहाँ से इसको लेके आएंगे ऐसे, और यहाँ से टकरा लेंगे, लगे पीछे से आकर के इमेज पे मिल रहा है इस तरीके। तो ये हो गया इमेज 3। परफेक्टली नहीं बना है, मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ी सी और बातें हैं, बट आप समझ रहे होंगे। एक इमेजिनरी यहाँ पे लाइन, ये वाला इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जितना दूर ये इतना दूर यहाँ पर, यहाँ से एक रेज आ रही है, यहाँ से लौट रही है, लगेगा पीछे आकर के मीच कर रही है इमेज 2 पर। दूसरा ये ऑब्जेक्ट है,
इमेजिनरी थिंकिंग करेंगे तो ये प्लेन मिरर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट की दूरी और यहाँ से यहाँ तक इमेज की दूरी इमेज 3 हो जाएगा। और फिर एक रेज यहाँ से ले जाएंगे, ऐसे टकराएगा, फिर पीछे मुड़ेंगे तो ये जाकर के I3 पे मैच करेगा और यहाँ पर एक इमेज बन जाएगा। तो समस्या, तो 120 डिग्री जब था तो कितना इमेज बन गए? 3 बने, 1 2 का 3। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि थीटा का वैल्यू 90 था, है ना, थीटा का वैल्यू 90 था, तो इमेज कितने बन रहे थे? 3। थीटा का वैल्यू कितना? 120, तो इमेज कितने बन गए? फिर से 3, फिर से 3। अब बोलोगे ये क्यों बता रहे हो, तो मैं आपको समझाऊंगा, रुकिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखा होगा आपने, मैंने कहाँ पे रखा था। अब अगला बार एक और 120 डिग्री बना रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत ही ज़्यादा डीपली जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर होना चाहिए। 120, इस बार ऑब्जेक्ट को एकदम बीच में रखेंगे यहाँ पे, है ना। और ये वाला जो पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन, यानी जितना इधर 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 वाला पोर्शन जितना एंगल बना रहा है उतना इधर वाला भी बना रहा है, एकदम बीचे बीच। यानी अगर यहाँ से हम इसको, इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो इस बाइसेक्ट करने वाले लाइन पर कहीं पे इमेज रहना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मतलब समझ में आया? ये जो ये एंगल है 120, इसको बाइसेक्ट करेंगे, उस लाइन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो वो सिमेट्रिकल फिगर के रूप में भी आता है अगर हम ऑब्जेक्ट को इस लाइन पे ले रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, पहले मैंने वहाँ नहीं लिया था, तो मैं इसको मिटाया तो इस लाइन को, तो ये समझाने के लिए था कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है। पहले मैं कहाँ पे लिया था? जहाँ बनता है यहाँ ले लिया था। अब इस बार इमेज कितना बनेगा? तो इसमें बड़ा सिंपल सा है, आप देखो यहाँ पर 90 बन रहा है, देखो सीधा बन रहा है 90, पीछे आकर के इमेज यहाँ पर बनेगा, इमेज 1। यहाँ पर देखो 90 पीछे बनेगा, I2 यहाँ पे टकराएगा, वापस लौट के जाएगा, लगेगा पीछे आ रहा है ना, यहाँ पे टकराएगा, वापस लौट के जाएगा, लगेगा पीछे आ रहा है, बन गया नॉर्मल हो गया, बन गया 2 इमेज। तो यहाँ पर थीटा अगर मैं 120 ले रहा हूँ तो 2 इमेज बन रहे हैं। अब 3 बन ही नहीं रहा, 3 अब नहीं बन सकता। आप इसको बढ़ाओगे, किसको लोगे ऑब्जेक्ट? यही ना है, इधर रहता तो लिया जाता ना, इसको बढ़ा करके इमेजिनरी, अब नहीं ले सकते। तो क्या आप चीज़ें पता चली? अब वो उस पर आ जाते हैं। तो हमने ये देख लिया कि 2 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक असिमेट्रिकल है और एक है सिमेट्रिकल, ठीक। तो सबसे पहले 4 असिमेट्रिकल समझ में आया? जहाँ मन तहाँ रख दो। तो उसमें क्या है कि यदि 360 में थीटा को डिवाइड कर रहे हो और यदि ऑड आ रहा है ना, तो वैसे ही छोड़ दो, है ना। और यदि 360 बाई थीटा अगर आपका इवन आ रहा है, -1 कर दो, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? ये थोड़ा सा अलग, क्योंकि यहाँ पर देखो ये किसके लिए था? 2 किसके लिए बना? सिमेट्रिकल के लिए। और ये 3 किसके लिए बना भाई? असिमेट्रिकल के लिए, ठीक है ना। और ये वाला भी किसके लिए था? सिमेट्रिकल के लिए। इस बात को ध्यान देना। तो 4 सिमेट्रिकल हम लिखते हैं, अगर 4 सिमेट्रिकल तो 360 बाई थीटा अगर आपका ऑड आ रहा है ना, तो क्या कर देना है? -1 कर देना है, इसमें -1 कर देना। और अगर 360 बाई थीटा आपका इवन आ रहा है तो भी -1 कर देना है। ये बात है कि गलत बात है? तो आप ये थोड़ा सोचना कि आप ये देखना कि एसिमेट्रिकल था, 120 रखे तो 120 तिया 360 होगा ना, 3 आएगा ना, तो 3 क्या है? ऑड है, छोड़ दिया मैंने, 3 ही बना था एसिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल में आ जाओ, सिमेट्रिकल में जब ऑड आएगा 1 माइनस करेंगे, 2 आ गए, पता चला? कोई डाउट? 90 था, 4 आया, सिमेट्रिकल था, -1 कर दिया।
-1 कर दिया। तो सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल हो इवन आएगा, 1 माइनस करेंगे, और सिमेट्रिकल में ऑड आने पर भी -1 करेंगे, और एसिमेट्रिकल में ऑड आने पे वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे हुआ, एसिमेट्रिकल था तो ऑड आया, छोड़ दिया गया। और इमेज फॉर्मेशन में भी देखा हमने कि एसिमेट्रिकल में 3 इमेज बन रहे थे, 120 या 360 3 इमेज, और जब सिमेट्रिकल हमने लिया तो 2 इमेज बन रहे थे, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, सिर्फ हम ये फॉर्मूला याद रखते हैं, 360/θ ऑड और 360/θ इवन, तो 1 माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल याद करना है। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल आया समझ में। अगर कोई एंगल है, मान लो 90 वाला ले लेते हैं, तो इसको बाइसेक्ट कैसे किया जाता है मालूम है ना, कंस्ट्रक्शन। ऐसे एगो लेते हैं चाप, आर्क लेते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं, एक चाप यहाँ पे लेते हैं और फिर यहाँ पे, और ये कट करता है तो इस लाइन को मिलाते हैं तो एक लाइन खींचा जाता है। तो ये लाइन क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। तो इस लाइन पे जब ऑब्जेक्ट को लिया जाएगा तो वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो, एसिमेट्रिकल पोजीशन हो, तो उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। और कहीं और रख लो, एसिमेट्रिकल हो गया। समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला क्रिएशन हुआ सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल से, और मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। बोलो, ठीक है। अब आगे अगला है कि यदि अगर आप बार्बर के पास जाते होंगे तो बार्बर के पास जाने पर आप देखे होंगे कि 2 जो प्लेन मिरर होते हैं वो पैरेलली रखे हुए रहते हैं, ऐसा टिक 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 टिक, और बड़ा बना, और एक ऐसा रखा रहता है, ऐसा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो यहाँ पर थीटा 180 बहुत सारे लोग लेते हैं, 0 लिखेंगे आप। क्यों? क्योंकि जस्ट ये है, और इसको मैं अगर नज़दीक लेके आऊँगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री भाई। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। और जब कोई ऐसा लाइन है और इसी पे एक और लाइन खींच दिया मैंने, एंगल कितना हुआ यहाँ पर थीटा कितना हुआ, 0 हुआ। 180 नहीं है वो भाई। 180 कब होगा, जब यहाँ पे ऐसे है और एक और लाइन इधर खींचा गया, तो यहाँ पर ये 180 बन रहा है। एक ही लाइन पे जब ओवरलैप होगा तो नहीं होगा। तो ये लाइन है और इसको मैं नज़दीक किया तो ओवरलैप ही करेगा ना, और ओवरलैप करेंगे तो थोड़ी होगा वो। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इसमें इमेज कैसे बनेगा, तो मान लो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस जगह पे, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट, कोई नहीं, कहीं पे भी रखो। ये स्पेशल केस है, इसको आप फॉर्मूला पे नहीं बिठाइएगा तो ज़्यादा बेहतर, या बैठा भी सकते हैं, हो जाएगा। देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब कैसे इमेज बनेगा, यहाँ पे जाके टकराएगा अगर एक रेज, है ना, तो वो कहाँ जाएगा, टकरा करके रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, यहाँ पे आके फिर टकराएगा। यहाँ से टकराने के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ से टकरा के कहाँ जाएगा, और नीचे जाएगा, है ना, और यहाँ से ऐसे हो जाएगा। लॉजिकल, ठीक। एक और रेज लेके जाते हैं, बिकॉज इमेज बनने के लिए 2 चाहिए ना, तो यहाँ पे फिर टकराएगा, फिर यहाँ पे ऐसे टकराएगा, फिर यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, ठीक। अब देखो कैसे इमेज बनता है। यहाँ पर ये ऐसे आकर के टकराया, ऐसे लगेगा पीछे कहीं से आ रहा है, इधर कहीं से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इधर से, और यहीं पे देखो ये इमेज वाला पोजीशन, ये लगेगा यहाँ पे आके यहाँ से आ रहा है। तो ये देखो इमेज में 2 मिल गए, 2 रेज मीट कर गए, इमेज बन गया पीछे। इसको बोलेंगे I1। देखो क्लियर हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे टकराया और वापस लौट के जा रहा है, ये वापस लौट के जा रहा है, तो लगेगा इधर के पीछे कहीं से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक। मैं अब थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, बट चलो ठीक है, जगह नहीं है। और फिर लगेगा ये वाला ऐसा, यहाँ पर बन जाएगा इमेज 2। फिर देखो ये वाला पीछे आकर के यहाँ, ये वाला पीछे आकर के यहाँ पे मैच कर जाएगा। इसको और तिरछा करो, ऐसे देखो मैच कर गया, यहाँ ये क्या हो गया, इमेज 3। और ऐसे ही मल्टीपल बनते जाएगा, ये हमेशा होते रहेगा, ठीक है। और मल्टीपल इमेज बनते रहता है लगातार। तो एक तरीका है ऐसे, इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इमेज कितना बनेगा, या 0 है तो इनफाइनाइट बनते रहेगा लगातार, जितना बनाना हो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अगला सवाल, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एक तो हो गया अपना चेहरा देखने में, थोड़ा चमकाने में, सॉरी, तो यहाँ पर आप लिख लो यूजेस ऑफ
प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो नंबर 1 जो यूज होता है वो होता है लुकिंग ग्लास में, है ना, चेहरा देखने में, क्या बोलते हैं उसको, लुकिंग ग्लास। दूसरा यूज क्या है? पेरिस्कोप बनाने में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे क्योंकि पढ़ना है। और तीसरा यूज होता है कैलिडोस्कोप, और ये भी पढ़ना है कैलिडोस्कोप, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। नंबर 4 टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। एंड नंबर 5 आपका हो जाएगा सैलून वगैरह में। तो सैलून और लुकिंग ग्लास तो बतवा है ना, वहाँ पर भी तो लुकिंग ग्लास ही यूज होता है, ठीक है। तो आप ये हो गया, टेलीस्कोप में भी यूज होता है, लुकिंग ग्लास में भी। तो ये सब तो पता होगा, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना नहीं है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है विस्तृत तौर पे। सेकंड एंड थर्ड थोड़ी थोड़ी बातें इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे सेकंड नंबर, जिसका नाम है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, ठीक है ना। बनता कैसे है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। तो करना कुछ नहीं है, आपको अपने पास 3, अगर आपके पास कॉपी किताब है कोई भी तो आप ले लीजिए, और उससे आप एक बना सकते हैं, मतलब सिर्फ डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसा होता थोड़ी है, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, एक ऐसे ऐसे हो गया, एक ऐसे सजाइए इस तरीके से, टेप से चिपका देंगे या कोई भी चीज़ से, बराबर होना चाहिए। और उसके बाद एक और यहाँ से ऐड कर लेंगे। देखो तो अगर ऐसे आगे देखेंगे तो लगेगा कि तंबू है, ऐसा लगेगा, है ना। इस तरीके से आपको करना है। क्या करना है आपको ये हम जानते हैं, मतलब किसको करना है ये। तो सबसे पहले आपको अगर ये करना है तो सबसे पहले जानते हैं कि पेरिस्कोप बनाने के लिए आपको चाहिए क्या। ये तो मैंने बना दिया पेरिस्कोप, नहीं, गड़बड़ हो गया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैलिडोस्कोप कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देंगे कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप कैसे बनता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास 3 पेपर होंगे तो उसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 1 2, यहाँ पे पंखा चल रहा है, फैन, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। और ये 3rd नंबर ऐसे ट्रायंगुलर बनाना है, आगे से देखने पे ऐसा लगेगा कि तंबू है, ऐसा दिखा, इस तरीके से इसको अरेंज करना है। क्लियर हुआ? तो अगर आप ऐसे सजा लेते हो तो कैलिडोस्कोप बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आइडियल डायमेंशन समझ लो कि कैलिडोस्कोप का क्या होता है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, और ये भी ऐड होते जाएगा। आपको 3 थीन स्ट्रिप चाहिए, स्ट्रिप मतलब पन्नी जैसा पतला पतला, 3 स्ट्रिप चाहिए। किसका चाहिए? मिरर का, मिरर का स्ट्रिप चाहिए। उसकी लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी ये दोनों डिसाइड है ना। ज़्यादा कम हो सकता है बट आइडियल के लिए बताया गया 15 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। एक मिरर लो, 3 पतला पतला, 3 ले लो और ऐसे सजा लो, 1 2 ऐसे, और फिर आगे से एक ऐसे मोड़, मतलब समझ गए ना। 3 ऐसे देखने पर अगर उसको सुलाओगे तो ट्रायंगुलर लगेगा आगे से, फ्रंट से। बुक में भी देख सकते दिया हुआ, ठीक है ना। और क्या चाहिए इसके लिए? तो ब्रोकन बैंगल्स चाहिए, टूटे हुए माँ मारती होंगी ना, तो उसके लिए उनका जो बैंगल होगा वो इकट्ठा करना और वो मतलब यूज कर लेना, ठीक। और क्या चाहिए? 2 ट्रायंगुलर पीसेस, ठीक है ना, ऑफ ग्लास। ट्रायंगुलर पीसेस चाहिए, ट्रायंगल के आकार का, है ना, जो ऊपर से ढक ले, ठीक है ना। और इसका जो डायमेंशन है वो कैसा होना चाहिए? तो 3x3x3 मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ट्रायंगुलर है तो 3 साइड होगा, तो एक साइड 3 सेंटीमीटर का, दूसरा भी 3 का और तीसरा भी 3 का, ऐसा। और बनाना मतलब बन के तैयार जब होगा तो ऐसा बनेगा। एक लाइन ऐसे खींच लो, बनाने के लिए सीखो साथ में, और एक लाइन ऐसे, 2 हो गए, और तीसरा लाइन कुछ इस तरीके से ऐसा। अब इसको मिला दो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे,
यहाँ से ऐसे, यहाँ से बन गई। दिस इज द क्या कैलिडोस्कोप, ठीक है। और जब ऐसा करोगे और इसमें बैंगल डाल दोगे अंदर, इसके अंदर डाल देना ऊपर से एक जगह से, और ये जो यहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ होगा इसके ऊपर, है ना, इसके यहाँ पर एक हॉल करना है, और ये हॉल नहीं करो, ग्लास छोड़ दो, एक पेपर लो। पेपर कैसा होना चाहिए, थोड़ा थिक मोटा होना चाहिए, थिक पेपर मोटा लो, ठीक है ना, उसको चिपका दो ऊपर से, है ना, और उसके बीच में एक हॉल कर दो यहाँ पर, तो दिखेगा अंदर। ग्लास के थ्रू तो देख ही सकते हो बिकॉज ट्रांसपेरेंट होता है, तो जब देखोगे ना तो इसके अंदर जो तुमने डाला हुआ है बैंगल, इसके अंदर तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगा, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके यहाँ पर एक इमेज बनाएगा जो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। और जैसे ही हिलाओगे इसको, सेक करोगे, एक नया पैटर्न आएगा। तो हर बार नया पैटर्न आपको दिखेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो इस तरीके से कैलिडोस्कोप बनता है। कोई दिक्कत कैलिडोस्कोप में समझने में? अब आगे जानते हैं पेरिस्कोप। तो अगला जो हेडिंग है वो आप दे दो पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है इसका मेन यूज क्या है ये जान लो। तो यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स विच इज नॉट इन eyesight, not in direct line of eyesight, direct line of eyesight। eyesight क्या होता है? मैं किसी भी चीज को कैसे देख सकता हूँ? सीधा देख सकता हूँ। अब बीच में दीवार आ जाएगा, नहीं दिखेगा। वो बोलेंगे दीवार के उधर कोई चीज है तो बोलेंगे वो मेरे आई साइड में नहीं आ रहा है, वो उधर है। तो पेरिस्कोप का जो यूज होगा टू सी ऑब्जेक्ट विच इज नॉट इन डायरेक्ट लाइन ऑफ आई साइट, वो नहीं है हमारे, उसको देखने में इसका यूज करते हैं। तो कैसे कर लेते हैं? ये करेंगे, है ना। और ये वर्किंग जो है वो किस पे करता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे। मल्टीपल रिफ्लेक्शन उसमें होता है, 2 ही बार होता है तो मल्टीपल हुआ ना, एक से ज़्यादा बार मल्टीपल हो गया, है ना। और यूज किसका होता है? यूज किसका होता है मतलब कंपोनेंट का। तो कंपोनेंट इसमें जो मेन ये होता है वो प्लेन मिरर होता है, जिसका यूज किया था इसको बनाने में। कैसे बनता है? अगर इसका फिगर देखा जाए तो ऐसा, बंदूक की गोली जैसी नहीं है बट बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा रहता है और यहाँ के पे एक प्लेन मिरर, देख 2 जगह पे, एक यहाँ एक यहाँ। अब मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से लाइट ले जाएंगे, इस पे टकराएंगे, यहाँ पे रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, फिर यहाँ पे टकराएंगे, फिर यहाँ पे रूल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे जो तुम्हारा नेत्र है ना, जो इंतज़ार कर रहा है कि कुछ चीज़ें आ रही हैं इधर से, तो देखो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा था, हमारे आई ऑफ साइट में नहीं था, बट मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के कारण ये हमें दिखाई दे दिया। और इसमें मदद किसने की? पेरिस्कोप ने मदद की। समझ में आ गया? तो पेरिस्कोप की खासियत, तो दिक्कत। चलिए अब आगे जानते हैं एक और टॉपिक जो इंटरेस्टिंग है, और उसका नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगला पार्ट जान लेते हैं, रिफ्रैक्शन। देखिए इसके बारे में आपको 10 में पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, बट मैं बता देता हूं बिकॉज रेनबो पढ़ना है। रेनबो पढ़ना है तो समझ में आएगा जब आप रिफ्लेक्शन थोड़ा जानोगे। रिफ्लेक्शन जान गए तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा है समझने योग्य, उसको समझ लेते हैं। देखो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन में लाइट बेंड करता है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन medium to another medium
जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो बेंड करेगा, और इसी बेंडिंग के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट सीधा जाता है लेकिन मीडियम चेंज होने से वो मुड़ने लगता है। मैं जस्ट समझाना चाहूँगा कि अगर एक मेला है ना, तो मेला के जब बाहर आप हो, इधर लोगों की डेंसिटी कम है तो आप सीधा जाते हो, लेकिन जब मेला में जाते हो तो टर्निंग बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो सेम चीज़, लेकिन फ़र्क बस ये है कि मेला में हम हमेशा टर्न करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉब, बट यहाँ पर क्या है कि टर्न कर लिए एक बार तो अब सीधा जाएंगे, उस मीडियम में अब हम मुड़ेंगे नहीं, बिकॉज उसकी आदत पड़ गई। ठीक है, समझ में आया रिफ्रैक्शन? कोई दिक्कत? अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो बोलता है ना कि बेंडिंग क्यों होता है, तो रीजन पूछ देता है। रीजन क्या है? तो रीजन इसका क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ही रीजन है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, अलग अलग होता है इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम का प्लूरल फॉर्म मीडिया होता है, तो अलग अलग मीडियम में स्पीड का लाइट अलग अलग होता है। वैक्यूम में होता है, मालूम होगा, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एयर में होता है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, थोड़ा सा कम। ग्लास में और वाटर में, दोनों में देख लेते हैं। तो वाटर में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वाटर 2 × 10⁸ नहीं, उल्टा, ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मुझे कैसे पता चला कि मैं गलत बोल रहा हूँ? बिकॉज ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, तो ग्लास में स्पीड कम होगा, तो ग्लास में होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ना कि वाटर में। तो ये अलग अलग जो स्पीड होता है, इसके कारण बेंड करता है। जैसे ही, क्योंकि आदत है ना, आप एक मीडियम में जा रहे हो, वहाँ पे स्पीड आपकी ज़्यादा है, जब आप दूसरे मीडियम में जाओगे तो क्या होगा, आप उस रफ्तार को नहीं रख पाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी स्पीड कम हो गई। और स्पीड जैसे ही कम होगा, है ना, ऑटोमेटिक आप थोड़ा सा मुड़ोगे, क्योंकि ज़्यादा रफ्तार है तो आप किसी चीज़ को भेद सकते हो आसानी से। कम स्पीड है तो मुड़ाव आने लगते, वही कम स्पीड है वहाँ पे मुड़ाव आने लगेगा। इसको समझने के लिए आगे है एक्सपेरिमेंट फॉर्म, थोड़ा बता देंगे, बट अभी तक छोड़ दीजिए। तो रीजन है स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, है ना, बस बेसिक फर्क। ठीक है, होता क्या है देखो, अगर ये वाटर है, अगर ये एयर है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल होगा। अगर यहाँ से रेज जा रही है ऊपर की तरफ, तो ये क्या, कौन सा मीडियम है? वाटर है और ये एयर है। अगर इन दोनों के कंपेयर करें तो ये क्या होगा? ये डेंसर होगा ज़्यादा, और ये क्या होगा? रेयरर होगा। रेयरर मतलब होता है जो थोड़ा कम डेंस होगा। तो एयर का डेंसिटी कम होता है वाटर के मुकाबले, तो ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया। तो जब कोई चीज़ डेंसर से रेयरर में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर भागता है, देखो भागा। और जस्ट इसका उल्टा देखो, अगर ये एयर है और अगर ये वाटर है और अगर ये नॉर्मल है, अगर लाइट इस बार ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, यानी एयर से आ रहा है वाटर में, यानी रेयरर से आ रहा है डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। देखो मुड़ा, तो पहले ये थीटा है, मान लो ये एंगल है, और यहाँ पर भी एक बन रहा है एंगल, तो इसको हम थीटा डैश बोलेंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं थीटा डैश जो होगा वो थीटा से क्या होगा? बड़ा होगा। तो समझ लेना क्या कि डेंसर से कोई चीज़ किस में जा रहा है? रेयरर में। और यहाँ पे देखो ये आपका थीटा है और यहाँ पे आपका थीटा डैश है, यहाँ पे थीटा ही बड़ा है थीटा डैश है, तो समझ लेना कि एयर से वाटर में जा रहा है, यानी रेयरर से डेंसर में जा रहा है। नहीं है ना, पकड़ाया? अरे बहुत ही आसान है भैया, देख लेना, ये कम है एंगल, ये ज़्यादा एंगल है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, एंगल बढ़ गया। ठीक, बात समझ में आ गई? अब जब कोई चीज़ जाता है ना भाई, तो बेंड करता है, बेंड करता है जान के, दूसरे मीडियम में जाता है तो ये जो बेंडिंग का जो चीज़ होता है ना, बेंडिंग, ये किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। किस पे? ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा। लैम्डा कैसा? इनवर्सली। बोला था ना कि डायरेक्ट अगर लिखा रहेगा, डायरेक्टली होगा, ऊपर लिखा रहेगा तो, लेकिन 1/, लिखा हुआ है, साइन वही रहेगा बट इनवर्सली पढ़ेंगे। इनवर्सली का मतलब क्या हो गया? इनवर्सली का मतलब क्या हो गया? इनवर्सली का मतलब हुआ कि ये ज़्यादा तो ये कम, यानी अगर लेमडा का वैल्यू ज़्यादा तो बेंडिंग कम, अगर लेमडा का वैल्यू कम तो बेंडिंग ज़्यादा, है ना।
तो अब तुलना करते हैं, हमने पढ़ा था शुरुआत में ही कि रेड का वेवलेंथ क्या, ज़्यादा, तो रेड का बेंडिंग क्या, कम, और वायलेट का वेवलेंथ क्या, कम, तो वायलेट का बेंडिंग क्या, ज़्यादा। तो बताओ कौन ज़्यादा बेंड करेगा, वायलेट। कौन कम बेंड करेगा, रेड। तो किसका यूज करेंगे ट्रैफिक लाइट में या ट्रेन को रोकने में, रेड, क्योंकि कम बेंड कर रहा है, ज़्यादा दूरी तय करेगा, बेंडिंग कम हो रही है तो दूर से दिखाई दे देगा, बोलो ना यस और नॉट। तो इसलिए रेड का यूज होता है। वायलेट यूज करा जाएगा तो पता चलेगा ट्रेन बगल में पहुंची 10 मीटर पे और आगे ट्रेन और आगे, तो ब्रेक मारने से वो मोटरसाइकिल थोड़ी है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, मास ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा है, तो उस मोमेंटम को हराने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो वो नहीं हो पाएगा। फिर आप टकराइएगा, और टकराने के बाद क्या होगा वो तो पता ही है आपको। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी ये प्रूफ हो गया कि रेड का बेंडिंग बहुत कम होता है वायलेट के मुकाबले। ज़्यादा किसका बेंडिंग होता है बताइए? ज़्यादा बेंडिंग होता है वायलेट का, रेड का बेंडिंग बहुत ही कम होता है। ना के बराबर। अब आगे तनिक बढ़ा जाए। देखिए भैया, अब क्या है, यहां पर एक प्रिज्म है, इसको प्रिज्म बोलते हैं। एक्चुअल में प्रिज्म ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में प्रिज्म ऐसा होता है, ऐसा मैं बना के दिखा देता हूं, ऐसा भैया बोल सकते, इस तरीके का प्रिज्म होता है, ऐसा। बट जब सामने से देखेंगे ना तो ऐसा ही देखेगा, तंबू जैसा, ठीक है ना। तो इसको लेके चलिएगा तो समझना मुश्किल है, तो इसको लेके चल रहे हैं, ठीक। प्रिज्म ही होता है 3 डायमेंशनल, बट हम उसको समझ नहीं सकते ना उस फिगर से, तो ये वाला प्रिज्म है। प्रिज्म कौची से बनल रहता है? ग्लास। एनवा पहाड़ कौची है? एयर है। तो अगर कोई लाइट यहाँ से जाके टकरा रहा है इससे, तो ई कौन मीडियम हो जाएगा? रेयरर। आई कौन हो जाएगा? डेंसर। आई ने फिर बाहर ही निकलेगा तो कौची होगा? रेयरर। तो फिर यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, तो नॉर्मल ऐसे बना, ये नॉर्मल बना, नॉर्मल क्या होगा? रेयरर से डेंसर, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, मुड़ा है ना, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये रेड कलर है, तो रेड कलर मुड़ा, कम मुड़ा, है ना। और फिर यहाँ पे नॉर्मल बना, देखो, और इस बार नॉर्मल से दूर भागेगा तो ऐसे भागा आईने एगो स्क्रीन रखे हुए हैं उजला रंग के, तो एक पे एगो रंग आ गया, इसका नाम कौन सी पड़ गया? रेड। लाल रंग हमारा प्राप्त हो गया, ठीक 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 ठीक। अब अगला एक काम करो, यहीं से इसी जगह से थोड़ा सा आप अंतर करके, है ना, एक यहाँ से तो मैं अभी रेड को मैं स्पेशली नहीं भेज रहा था, मैं यहाँ से भेज रहा था मतलब सनलाइट को। अब यहाँ से वो चेंज हो रहा है, इसको सनलाइट मान लीजिए, रेड लाइट को स्पेशल नहीं भेजिए, सनलाइट। अब सनलाइट में कितने रंग होते हैं? 7 रंग मिक्स होता है, तो रेड ऐसे गया। अब रेड के अलावा हम 7 को नहीं पढ़ेंगे, हम एक करके, मतलब एगो रेड का पढ़ लेते हैं, एगो वायलेट का पढ़ लेते हैं, बाकी अपना देख लिया, समझ लीजिएगा। अब वायलेट जब मुड़ेगा ना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ेगा, बोला था ना कि ज़्यादा बेंडिंग होता है, तो वो मुड़ करके कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। फिर यहाँ पर नॉर्मल बनेगा, और फिर ये मुड़ करके थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वायलेट बन गया भैया, बन गया वायलेट। कोई दिक्कत? तो रेड ऊपर, वायलेट, एक पट्टी नजर आ गई, है ना। इसी पट्टी को हम लोग बोलते हैं बैंड ऑफ 7 कलर्स, है ना। विबगियोर होता है, विबगियोर। बैजानी है पे नाला, बैंगनी, जामुनी, हरा, पीला, लाल, 7 रंगों की पट्टी हो गई, है ना ये। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स, है ना, विच इज गेटिंग फ्रॉम द क्या? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, नोन एज स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? उसी व्हाइट लाइट के डिस्पर्जन के बाद। डिस्पर्जन क्या होता है वो बता देता हूँ तो समझ में आएगा। डिस्पर्जन मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिट करना, तो स्प्लिटिंग करना, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, है ना। वाइट लाइट का टूट जाना, देखो यहाँ से इन किया था वाइट लाइट, लेकिन यहाँ से टूटना शुरू कर दिया, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू, और किस में टूटना? 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर,
है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर किसे कहते हैं, मतलब इन सब से मिलकर के ही वाइट लाइट बना है ना। वाइट लाइट जो है वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर को ही मिल करके बना है। तो जब वाइट लाइट गुजरेगा प्रिज्म से तो इन्हीं 7 रंगों में वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसी प्रोसेस को डिस्पर्जन कहते हैं। और डिस्पर्जन प्रोसेस के बाद जो एक 7 रंगों की एक बैंड नजर आती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, बताइए क्या, स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बूझने में? तो ये जो प्रिज्म होता है वो ग्लास का होता है, प्लास्टिक का भी यूज होता है, बस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, या फ्लोराइड का भी होता है। वो एक फ्लोराइड एक पदार्थ है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक। अगर मैं बात करूं नेचर में प्रिज्म कौन है, नेचर में कौन सा ऐसा जो प्रिज्म की तरह काम करता है, प्रिज्म इन नेचर, तो वो है वाटर ड्रॉपलेट। पानी की जो बूंद होती है वो एक, है ना, प्रिज्म की तरह काम करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अब चलते हैं, इसी पर एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनबो। रेनबो, ठीक है ना, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है जिसको बोला जाता है रेनबो, यानी इंद्रधनुष। ठीक है। ये कहाँ से आया है अगर मैं बोलूँ तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है। रेनबो जो है एक लैटिन वर्ड है और उस लैटिन वर्ड को हम लोग बोलते हैं आर्कस प्लूवियस। बाप रे, नहीं है, याद रखे, ज़्यादा है, बढ़िया, प्लूवियस। ठीक है ना, लैटिन वर्ड। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, रेनी आर्क। रेनी आर्क, क्योंकि रेनी सीजन में ही बनता है ज़्यादातर। आर्क कौन होता है, आर्क इसको बोलते हैं, सर्कल में पड़ा होगा आर्क, ऐसा। ठीक है ना, कर्व्ड होता है, इसको आर्क बोलते हैं, ऐसा। तो ऐसा ही इंद्रधनुष होता है, धनुष के जैसा। तो इसको रेनी आर्क बोलते हैं, बरसाती गुंबद हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल पूछेगा कि भैया मतलब एग्जैक्ट होता क्या है, तो देखो एक बना लो ऐसा, ये वाटर ड्रॉपलेट हो गया। अब इसमें यहाँ से वाइट लाइट इन करता है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा देखो सेंटर से जाता है, गुजरेगा, सेंटर से गया। फिर यहाँ पे डिस्पर्जन हुआ तो यहाँ से एक कलर आया, मान लो ये रेड है। फिर यहाँ पे एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक होता है, ये आगे पढ़ना है, बट समझ लो कि इसी के अंदर एक रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे नॉर्मल बना और इस नॉर्मल से ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा और यहाँ पे अर्थ पे, यहाँ पे हमारा नेत्र जो है वो इंतजार कर रहा हो देखने का। वैसे ही यहाँ से तो वाइट लाइट गया था, सनलाइट जो वाइट रंग का था। यहाँ पे आने के बाद वो टूटा, यहाँ से गया कौन, वायलेट। फिर यहाँ पे वो टकराया, फिर यहाँ पे नॉर्मल हुआ, फिर यहाँ पर क्या आया, वापस लौट के आएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये ज़्यादा बेंड करेगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये देखो रेड यहाँ आ गया, वायलेट यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको ताकि समझने में अच्छा लगे। तो देखो यहाँ पे ये नॉर्मल बना, नॉर्मल बना, फिर यहाँ पे ये नीचे आ जाओ। ठीक है ना, ये कौन हो गया, रेड। और फिर ये बेंड किया और यहाँ पे कौन आ गया, वायलेट। अब यहाँ से जब नेत्र देखेगा, ये नेत्र है, तो इसको लगेगा कि ये रेड कलर कहाँ से आ रहा है, इधर, ये इधर कहीं से आ रहा है, यहाँ से देखो रेड। और ये वायलेट को लगेगा कि ये यहाँ कहीं से आ रहा है, अरे यहाँ से। और देखो रेड कलर ऊपर है या वायलेट नीचे। इसी को बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, यानी जो हमें ज़्यादातर दिखाई देता है ना, जिसमें रेड कलर कहाँ होता है, ऊपर, और वायलेट नीचे। अगला सवाल कभी पूछ देगा तो क्या बोले, टाइम कब बनता है, तो या तो इवनिंग में बनेगा या तो मॉर्निंग में बनेगा, दोपहर में बनने के चांसेस बहुत कम है, 9 के बराबर। ठीक। कोई पूछेगा सेब कैसन होता है, तो बोलेंगे बो के आकार का, मतलब धनुष के आकार का। बोले ना 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 ना, सर्कुलर होता है। एग्जैक्टली फिगर जो है इसका सर्कुलर होता है सेब, है ना। अगर आकाश में से देखिएगा, मतलब एरोप्लेन पर से, तो आपको सर्कुलर दिखेगा, लेकिन नीचे से देखते हैं तो पोर्शन नीचे वाला छूट जाता है। ठीक। और डायरेक्शन अगर कोई पूछ दे कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बनता है, तो एकदम सिंपल सा तरीका है, इसको ट्रिक है एक तरह से, ऑलवेज टू अपोजिट ऑफ सन। सन के जस्ट अपोजिट बनेगा इंद्रधनुष। जिधर इंद्रधनुष बना है समझना, सन उसके जस्ट अपोजिट, या जिधर सन है उसके जस्ट अपोजिट इंद्रधनुष बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, बेसिक बातें थी। अब इंद्रधनुष के बारे में
मैं कुछ और बेसिक बातें बताता हूँ और वो आप समझ लेना, ठीक है ना। रेनबो दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी की खासियत ये होती है कि उसमें रेड कलर ऊपर होता है, वायलेट नीचे, और सेकेंडरी की खासियत ये होती है कि वायलेट ऊपर होता है और रेड कलर कहाँ होता है, नीचे होता है। ये पहचानने का तरीका हो गया। जो प्राइमरी होता है उतनी टहाका उगता है ना, देखने में बढ़िया लगेगा, और वायलेट जो है ना उतनी फीका लगेगा। तो बस वो पहचान लीजिएगा आऊ का। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। तो ज़्यादातर ये तभी बनता है जब ना वर्षा हो रहती है उसके जस्ट तुरंत बाद, या एक तरफ कहीं पे वर्षा हो रही है और एक तरफ सनलाइट है, तो उस सिचुएशन में ये ज़्यादातर बनता है, ठीक है ना। ज़्यादातर और कहाँ पे बनेगा, स्प्रिंग, जहाँ पे झरना होगा वहाँ पे बन जाएगा, झरना के पास। और सबसे ज़्यादा बनता है वो इक्वेटर के पास बनता है। मैंने बहुत सारा ऐसा जगह जो इक्वेटर के पास भी नहीं है, बनता है, लेकिन उतना फ्रिक्वेंटली नहीं बनता। इधर फ्रिक्वेंटली बनता है, तो इक्वेटर के पास की जगहों पर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है वो प्लेस मतलब बनता है। शेप कैसा है, सर्कुलर, ये आपने जान लिया। उसके बाद आप क्या जानना चाहेंगे कि मतलब रेनबो का जो मेन प्रकार था तो वो तो दो ही होता है, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। लेकिन और भी होते हैं, जैसे एक होता है आप बोल सकते हैं फॉगबो। फॉग के कारण एक इंद्रधनुष बनता है जो दिखाई न के बराबर देता है, तो उसको बोलते हैं फॉगबो। और मूनबो भी होता है, चंद्रमा पे, जैसे अर्थ पे हो रहा है ना, वहाँ पे चंद्रमा पे भी होता होगा, तो वहाँ पर भी उस वाले इंद्रधनुष को मूनबो बोला जाता है, ठीक। देखो पूरे दुनिया में हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन ये थोड़ा सा और लग रहा है मूनबो क्यों कहते हैं, ये थोड़ा चर्चा का विषय है, तो कंफर्म ना समझे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दो ऐसे जगह का नाम बताया गया है जहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम में ये हैपन होता है। एक अर्थ पे होता है ये वाली चीज़, और सैटर्न के सैटेलाइट एक है जिसका नाम टाइटन है, जानते होंगे शायद, है ना। तो वहाँ पर मेथेन के कारण रेनबो बनता है, ठीक है ना। सबसे बढ़िया अर्थ पे बनता है, लेकिन एक वहाँ पर भी बनता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं, गलत लग रहा है, वो मूनबो की बात मैं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर होता तो यहाँ पर, तो दोनों में से कोई भी एक जो है ना वो अधूरा मतलब जानकारी है, उसको हम देख लेंगे, आप देख लेना अपना मोबाइल से। उसके बाद क्या है कि एक रीने डी सेक्रेट्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, रीने डी सेक्रेट्स। वो पहले आदमी थे जिन्होंने बताया ना कि वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण ही रेनबो बनता है। उन्होंने रिलेशन बताया सिर्फ, लेकिन इसके बारे में पूर्णतः जानकारी जो है वो आइजैक न्यूटन ने दी बाद में आकर के। दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली और मोस्टली प्लेस जहाँ पर बनता है रेनबो और दिखता है उसका नाम है हवाई, अमेरिका में एक द्वीप है शायद, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये बनता है ना। इसलिए उसका नाम द रेनबो स्टेट भी है, क्योंकि ज़्यादातर रेनबो बनता है। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम जो है वो 9 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे शाम तक बना था। एक जगह था जहाँ पर ये बना था, वो है इंग्लैंड, और वहाँ पे एक जगह है शेफील्ड, वहाँ पर लॉन्गेस्ट टाइम 3 बजे से सुबह 9 से शाम को 3 बजे तक, काफ़ी, है ना। तो उतना ज़्यादातर टाइम तक अभी तक कहीं पर भी रेनबो नहीं नोटिस किया गया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये पहला पार्ट था लाइट का, ठीक है ना। अगले भाग में द ह्यूमन आई से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।